हेलो एवरीवन, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ अकेड हेल्प। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, आपकी तैयारी एकदम बढ़िया चल रही होगी। तो पिछले 3-4 दिनों से लेक्चर नहीं आ रहे थे, सॉरी फॉर दैट, थोड़ा सा हेल्थ का इशू था। बट नाउ आई हैव कम बैक विद मोर एनर्जी एंड ऑल्सो विद क्वालिटी कंटेंट, क्योंकि आज के इस लेक्चर में हम सेट एंड रिलेशन के आईआईटी जेईई 2023 में जनवरी प्लस अप्रैल शिफ्ट के जो टॉप 15 के क्वेश्चन थे उन्हें इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं। और यकीन मानिए, अगर आपने इस लेक्चर को स्टार्टिंग से एंडिंग तक देख लिया तो सेट एंड रिलेशन में जितने पॉसिबल क्वेश्चंस बनते हैं उन सभी क्वेश्चनों को मैंने इस लेक्चर में सॉल्व कराने का आपको प्रयास किया है। तो आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चनों की तरफ मूव करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। और अगर अभी भी आप हमारे साथ कनेक्ट नहीं है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जल्दी से लिंक पे क्लिक करिए और टेलीग्राम पे हमारे साथ ऐड हो जाइए। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पे आने वाला है। पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि पहले इस लेक्चर को आप स्टॉप करिए, वीडियो को पॉज करिए, एक बार इस क्वेश्चन को खुद एनालाइज करिए और सोचिए कि इसमें कैसे आप क्वेश्चन को सोच सकते हैं। एंड ऑलवेज ट्राई टू थिंक इन अ वेरी डिफरेंट वेज कि आप कितने तरीके से इस क्वेश्चन को सोच सकते हैं। ठीक है, तो पहले एक तरीके से सोचिए, उसके बाद इसे और भी तरीके से आप कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को करने के बहुत से वेज हो सकते हैं, पर पहले आप एक वे से इसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करिए। चलिए, तो आई होप आपने क्वेश्चन को ट्राई किया होगा। आप समझते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करना है। ठीक है, तो बोला है कि लेट ए, आपको बोला है एक सेट दिया है आपको कि एक सेट ए है जिसमें एलिमेंट क्या है आपके 1 2 3 4 चार एलिमेंट दिए, और बोला एक रिलेशन आपका फॉर्म हो रहा है। और किस में फॉर्म हो रहा है आपका ए क्रॉस ए। जब आप दो सेटों का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, आप कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं। तो वहां से आपका रिलेशन फॉर्म हो रहा है। ठीक है, सिंपल ये गिवन इंफॉर्मेशन। और बोला है वो रिलेशन ऑर्डर्ड पेयर में आपका रिलेशन कैसा बन रहा है ए बी और सी डी में, जब आपका 2a प्लस 3b जो है वो 4c प्लस 5d के बराबर हो जाता है। इफ द ऑर्डर्ड पेयर आर सेटिस्फाइंग दिस काइंड ऑफ अ कंडीशन देन अ रिलेशन इज फॉर्म्ड। तो आपको ये बताना है कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके उस रिलेशन में होने वाले हैं। ठीक है, तो पहले तो सिंपल सी चीज है, जब आप दो सेटों का क्रॉस प्रोडक्ट करते हो तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए आपको बहुत सारे ऑर्डर्ड पेयर मिलने वाले। तो अगर मैं आपसे छोटी सी बात पूछूं, इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट करोगे, तो आप बोलोगे क्योंकि सर सेट ए में आपके 4 एलिमेंट है और सेट बी में भी आपके 4 एलिमेंट है, सो डेफिनेटली आई विल गेट 16 नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इफ आई विल डू द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए विद सेट ए। ठीक है, अगर मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट करता हूँ सेट ए का सेट ए के साथ, या प्रोडक्ट करता हूँ जिसे हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं, तो मेरे को 16 एलिमेंट मिलने वाले। ठीक है, ऑब्वियसली। और वो कैसी फॉर्म में होंगे आपके, लाइक 1,1 1,2 1,3 2,2 2,3, इस कुछ ऐसी फॉर्म में होने वाले। और आपको ये बताना है कि दो आप ऑर्डर्ड पेयर के बीच में रिलेशन तब बना सकते हो, आप दो ऑर्डर्ड पेयर के बीच में रिलेशन तब बना सकते हो जब 2a प्लस 3b जो है आपका वो 4c प्लस 5d के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो पहले मैं पता कर लेता हूं कि जो 2a प्लस 3b होगा और 4c प्लस 5d होगा उसकी पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या होंगी। ठीक है, तो मुझे पता है कि जो मेरा ए वाला एलिमेंट है वो भी तो मेरा सेट ए से ही बिलोंग करेगा, और जो बी वाला एलिमेंट है वो भी मेरा सेट बी से ए से बिलोंग करेगा, सेट ए से ही तो आएंगे वो। और जो सी है जो डी है वो सारे मेरे यहीं से बिलोंग करने वाले। तो मैं पता कर लेता हूं कि जो मेरा 2a प्लस 3b है, जो मेरा 2a प्लस 3b है उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कितनी जा सकती है, ताकि मैं उसको कंपेयर कर सकूं 4c प्लस 5d के बराबर। तो पहले मैं पता करता हूं, लेट अस फर्स्ट फाइंड कि जो 2a प्लस 3b होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने की बहुत सारी मल्टीपल अप्रोचेस हो सकती है, पर जिस अप्रोच से मैं आपको बता रहा हूं दैट विल बी द मिनिमम अप्रोच। ठीक है, तो देखिए 2a प्लस 3b का देखते हैं कि इसका मिनिमम वैल्यू क्या आ सकता है। पहले तो इसका मिनिमम वैल्यू क्या आ सकता है और इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या आ सकता है। तो पहले तो आपको फील होना चाहिए, क्योंकि जो आपका ए और बी है, अल्टीमेटली जो आपका ए और बी है वो आने वाले कहां से, इस सेट ए से ही तो आने वाले। ठीक है, तो मैं बोलूं अगर आपको 2a प्लस 3b को मिनिमम बनाना है तो मिनिमम के लिए आपको ए की भी मिनिमम वैल्यू रखनी पड़ेगी और बी की भी मिनिमम वैल्यू रखनी पड़ेगी। इट इज क्लियर। अब ए की मिनिमम वैल्यू 1 हो सकती है और बी की मिनिमम वैल्यू 1 हो सकती है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा आपका, सिंपली मिनिमम कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं मैक्सिमम की बात करता हूँ तो मैक्सिमम 2a प्लस 3b मैक्सिमम तब होगा आपका जब आप क्या रखोगे, दोनों में 4 रखोगे, बिकॉज आई हैव टू मैक्सिमाइज 2a प्लस 3b, देन डेफिनेटली आई हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ a एज 4 एंड द वैल्यू ऑफ b आल्सो एज 4। तो 4 रखने पे पता लगा 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12, और 8 प्लस 12 आपका हो जाएगा 20। तो जो 2a प्लस 3b होगा वो मैक्सिमम आपका 20 तक जा सकता है। यहां से मेरे को ये हिंट मिली। अब मैंने दूसरा समझा, 4c प्लस 5d को समझने का प्रयास किया।
ठीक है, कि जो मेरा 4c प्लस 5d है आपके सामने, उसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू कितनी जा सकती है, ये समझने का प्रयास किया। तो मैंने देखा 4c प्लस जो 5d है आपके पास, उसका मिनिमम वैल्यू कितना हो सकता है। जब मैं c और d की वैल्यू 1 1 रख दूं, दैट विल बी अ केस व्हेन इट विल हैव अ मिनिमम वैल्यू, दैट इज नथिंग बट 4 प्लस 5, दैट इज कितना हो जाएगा आपका, सिंपली 5 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी 9 हो जाएगा, क्योंकि 4 प्लस 5 इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू 9 सिंपली। अब नाउ आई हैव टू मैक्सिमाइज द 4c प्लस 5d, मेरे को इसे मैक्सिमाइज करना है। तो मैक्सिमाइज करना है तो मेरे को c की वैल्यू भी 4 रखनी पड़ेगी और d की वैल्यू भी 4 रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो c और d को 4 रखा मैंने, तो 4 4 जा प्लस 5 इंटू 4 करना पड़ेगा। तो 4 4 जा 16 प्लस 5 4 जा 20, दैट इज नथिंग बट इट विल बी कम आउट टू बी इक्वल टू 36 आएगा। अब आपको बोला है कि आपको वो सारे ऑर्डर्ड पेयर ढूंढने हैं, काइंड ऑफ वो रिलेशन में कितने नंबर ऑफ ऐसे एलिमेंट होंगे जो आपके 2a प्लस 3b और 4c प्लस 5d के बराबर होंगे, मतलब 2a प्लस 3b जहां पे आपका 4c प्लस 5d के बराबर हो रहा होगा। तो मैंने देखा कि यार ये वाला जो है 2a प्लस 3b, ये मिनिमम कितना जा सकता है 5, और ये वाला मिनिमम कितना जा सकता है 9। तो यहां से आपको ये फील आ रहा होगा कि जब 2a प्लस 3b 9 से बड़ा होगा तभी तो वो 4c प्लस 5d के बराबर होगा, क्योंकि जो 4c प्लस 5d उसकी मिनिमम वैल्यू ही 9 आ रही है। तो 2a प्लस 3b उसके बराबर कब होगा, जब वो 9 या 9 से ऊपर होगा। ठीक है, और 2a प्लस 3b जो है वो मैक्सिमम कितना जा सकता है, 20 जा सकता है। यानी कि 2a प्लस 3b 21 भी नहीं जा सकता, 22 भी नहीं जा सकता, मैक्सिमम कितना जा सकता है 20 के तक ही जा सकता है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जो मेरा 2a प्लस 3b और 4c प्लस 5d अगर मान लेते हैं दोनों बराबर है, और मान लेते हैं किसी कांस्टेंट x के बराबर है, मान लेते हैं अगर दोनों बराबर है और वो किसी कांस्टेंट x के बराबर है, दोनों बराबर है और किसी कांस्टेंट x के बराबर है, तो इस बात की गारंटी है कि जो x होगा वो आपका या तो 9 हो सकता है, या फिर आपका 20 हो सकता है, या फिर उसके बीच की कोई एक वैल्यू हो सकती है। यहां से मैंने सिंपली ये कंक्लूड किया। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब दूसरा मैं समझता हूं कि भाई जो मेरा a था, जो मेरा b था, जो c था, जो d था, वो मेरे किससे आ रहे हैं, वो सेट a से ही तो आ रहे हैं। और इसमें कौन कौन से एलिमेंट है, एक 1 है, एक 2 है, एक 3 है, एक 4 है। तो मैं समझता हूं कि जो मेरा 2a है वो कहां तक जा सकता है, जो मेरा 2a है वो मेरा कहां तक जा सकता है। तो 2a मेरा किस सेट से बिलोंग करेगा, देखो a भी 1 हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। तो जो मेरा 2a होगा वो क्या क्या हो सकता है, पहले तो 2a मेरा क्या क्या हो सकता है समझने का प्रयास करते हैं। या तो 2 हो सकता है जब a की वैल्यू 1 हो, 4 हो सकता है जब a की वैल्यू 2 हो, 6 हो सकता है जब a की वैल्यू 3 हो, और 8 हो सकता है जब a की वैल्यू 4 हो। समझ लिया आपने 2a की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। आप समझते हैं हम किसकी वैल्यू, 3b की वैल्यू। अब आपको फील आ रहा होगा कि जो b है वो आपका क्या क्या हो सकता है, b आपका a 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। तो यहाँ पे आपकी 3 की टेबल आ जाएगी। तो ये क्या हो सकता है, या तो 3b जो होता है, 3b की मैं पॉसिबल वैल्यूज बता रहा हूँ बस आपको। तो जो 3b होगा आपके सामने वो क्या हो सकता है, आपका 3 हो सकता है, 6 हो सकता है, सिंपली 9 हो सकता है, और वो आपका सिंपली 12 हो सकता है। यहां से आपको पता लगा 2a की कुछ पॉसिबल वैल्यू और यहां से पता लगा 3b की कुछ पॉसिबल वैल्यू है। बट आई हैव अ इंटरेस्ट इन फाइंडिंग द सम ऑफ 2a प्लस 3b। मेरे को पता करना है कि 2a प्लस 3b की कहां से कहां तक वैल्यू हो सकती है, ये पता कर लेते हैं। तो मैंने समझा कि 2a प्लस 3b को मैंने देखा, एनालाइज किया, तो देखा कि 2a प्लस 3b जो है उसकी जो पॉसिबल वैल्यूज है, उसकी जो पॉसिबल वैल्यूज है वो क्या क्या हो सकती है। सोचो वो क्या क्या हो सकती है कि या तो 2 जो है वो 3 के साथ ऐड हो जाए, या फिर जो 2 है वो 6 के साथ ऐड हो जाए, या फिर 2 जो है वो 9 के साथ, या फिर 12 के साथ। ये सारे पॉसिबल वेज हो सकते हैं। लेकिन मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि इन दोनों का जो सम है वो तभी मैं कंसिडर करूंगा जब वो 9 और 20 के बीच में हो, जब वो 9 और 20 के बीच में हो। क्योंकि भाई अगर मैंने मान लिया कि 2a प्लस 3b जो है वो 2 प्लस 3 5 है, तो क्या आपको फील आ रहा है कि जब ये 5 होगा तो 4c प्लस 5d तो इसके बराबर होगा ही नहीं, क्योंकि उसकी तो मिनिमम वैल्यू 9 ही है। तो चीजें हम वही वाली लेंगे जो 9 और 20 के बीच में होगी, ताकि मैंने पहले आपके लिए ये वाला स्टेप कर लिया था। अब 2a प्लस 3 भी देखते हैं, वो वाले सम करने हैं जो कहां से कहां तक के बीच में हो, 9 से लेके 20 के बीच में हो। तो 2 को अगर मैंने 3 में ऐड किया तो 5, 6 में ऐड किया तो 8, 11 हो गया, और ये हो गया आपका 14। 9 और 2 आपका कितना हो जाएगा, 9 और 2 आपका कितना हो जाएगा, सम 11 हो जाएगा। ठीक है, और 2 और 4 कितना हो जाएगा आपका, सिंपली 14 हो जाएगा। तो ये दोनों 9 और 20 के बीच में आ रहे हैं, इसलिए दैट इज व्हाई आई एम कंसीडरिंग दिस टू केसेस। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि जो 2a का 4 है, ठीक है, आपको थोड़ा टाइम लग सकता है इस क्वेश्चन को करने में, पर ये आपकी अगर स्पीड वाली अप्रोच है तो आप इसे ऐसे सॉल्व करोगे। तो 4 आपका इसके साथ होगा तो 7, ये आपका इसके साथ होगा तो 10, ये आपको इंक्लूड करने पड़ेंगे 10। ठीक है, फिर ये आपका किसके साथ हो जाएगा, 9 और 4 कितना हो जाएगा, सिंपली 13 हो जाएगा। फिर ये कितना हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा। तो ये सारे केसेस मेरे को रखने पड़ेंगे।
अब 6 और 3 9 होता है तो बिल्कुल मेरे को रखना पड़ेगा 9, फिर 6 और 6 12 होता है, बिल्कुल रखना पड़ेगा, ठीक है। और फिर क्या हो सकता है 15 हो जाएगा आपका, यहाँ से 9 और 6 15, फिर 12 और 6 आपका 18 होता है तो 18 भी रखना पड़ेगा। फिर 8 वाले को देखेंगे तो 8 और 3 11 होता है, बिल्कुल रखना पड़ेगा। तो 8 और 6 14 होता है, 9 और 7 9 और 8 कितना होता है आपका 17 होता है, और 12 और 8 आपका 20 होता है। तो ये तो मैंने ये पता कर लिया कि जहां पे 2a प्लस 3b की वो सारी पॉसिबल वैल्यू बता दी मैंने जो 9 और 20 के बीच में आ रही थी। अब हम पता करते हैं कि जो आपका 4c प्लस 5d है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो 4c प्लस 5d है आपका वो कहां से कहां तक लाई कर रहा है। तो मैंने देखा 4c जो है होगा आपका, ऑब्वियसली बात है क्योंकि c जो होगा, एलिमेंट c जो होगा आपका, तो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। तो मैंने समझा कि जो 4c है वो क्या क्या हो सकता है, उसकी पॉसिबल वैल्यू फाइंड करने का प्रयास किया। तो मैंने देखा या तो 4 हो सकता है, या फिर वो 8 हो सकता है, या फिर 12 हो सकता है, या फिर 16 हो सकता है, ठीक है। फिर मैंने समझा कि 4c के बाद जो मेरा अगला नंबर था वो आपको याद होगा, वो था 5d। तो जो 5d है उसमें जो d की पॉसिबल वैल्यू है वो 1 2 3 4 है। तो जो 5d होगा उसकी पॉसिबल वैल्यू क्या क्या हो जाएंगी, या तो 5 हो सकता है आपका, या फिर क्या हो सकता है आपका 10 हो सकता है, या फिर आपका 15 हो सकता है, या फिर आपका क्या हो सकता है सिंपली 20 हो सकता है। तो 5 10 15 20 ये आपके नंबर हो सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। लेकिन मेरा जो इंटरेस्ट है वो किस चीज में, माई इंटरेस्ट इज जस्ट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 4c प्लस 5d। 4c प्लस 5d की जो पॉसिबल वैल्यूज है वो क्या क्या है, और मैं वही वाली वैल्यू को इंक्लूड करूंगा जहां पे इन दोनों का जो सम है वो 9 और 20 के बीच में आ रहा होगा। बिकॉज उससे अगर मैं कुछ बड़ा ले लेता हूं गलती से, तो उससे बड़ा मेरा अगर कोई ले लेता हूं तो उसका जो इक्वल वाला कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा। बिकॉज अल्टीमेटली 2a प्लस 3b 4c प्लस 5d के बराबर तभी होगा जब या तो वो 9 हो या फिर 20 हो, या फिर उन दोनों के बीच की कोई वैल्यू हो। 9 से 20 के बीच में ही लेना पड़ेगा। तो आपके लिए मैंने केसेस को और आसान कर दिया, ठीक है। तो मैंने क्या देखा, 4c प्लस 5d के वही वाले केसेस को मैं यहाँ लिखूंगा जहां पे वो 9 और 20 के बीच में होगा। तो मैंने देखा 5 और 4 9, ऑब्वियसली तो 9 रखना पड़ेगा, ठीक है। आपको जल्दी जल्दी ऐसे ऐड करना होगा। 10 और 4 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, ठीक है। तो 9 और 5 कितना हो जाएगा आपका 15, और ये हो जाएगा 19, ठीक है। 19, तो 19 को रखना है। अब 20 वाले के साथ मेरे को किसी को नहीं लेना क्योंकि 20 से तो वो बड़ा हो जाएगा, तो 24 हो जाएगा, तो इसको नहीं लूंगा मैं। तो ये हो जाएगा 8 और 5 13, 13 रखना पड़ेगा। 10 और 8 18, और 15 और 8 क्या होता है 23 होता है, तो वो बाहर चल जाएगा, बिल्कुल बाहर चल जाएगा। फिर 20 के साथ तो लेना ही नहीं। फिर देखो आपको भी ऐसी जल्दी जल्दी आप भी ट्राई करते रहो। 12 और 5 कितना होगा 17 होगा। 10 और 12 कितना होगा 22, एकदम बाहर, ये भी 22, ये भी बाहर, ये भी बाहर। फिर ये देखेंगे हम 16 और 5 21, बिल्कुल देखते ही बाहर क्योंकि 20 से ऊपर आ गया, ये भी बाहर, ये भी बाहर, ये भी बाहर। तो यहां से तो मेरे जो पॉसिबल केसेस आए वो ये वाले आए। नाउ आई जस्ट हैव टू चेक कि मेरे कहां कहां पे इनका सम पॉसिबल हो सकता है कि इक्वल होंगे। तो आपको ये फील आ गया होगा थोड़ा बहुत कि मेरे को पता लग गया कि जो आपका काइंड ऑफ 2a प्लस 3b है उसके जो पॉसिबल सम है वो 11 14 10 ये है, और 4c प्लस 5d है उसके पॉसिबल सम ये सारे हैं। और देखो सारी वैल्यू 9 और 20 के बीच में। तो अब हम ये पता कर लेते हैं कि कितने टाइम आपके दोनों इक्वल आए हैं। तो मैंने देखा 9 यहां भी दिखा मुझे, और 9 मुझे यहां भी दिखा, तो एक तो ये बन सकता है, ठीक है। एक मुझे यहां पे दिखा 14, और यहां पे मेरे को दो 14 दिख गए, दैट इज इंटरेस्टिंग। तो इसे मैं फर्स्ट नाम दे देता हूं और इसे मैं सेकंड नाम दे देता हूं, ठीक है। काइंड ऑफ क्या हो रहा होगा, यहाँ पे आपने सोच लिया होगा कि 2a प्लस 3b की दो वैल्यू आ रही होगी 14, ठीक है। एक 14 यहाँ पे आ रहा है, एक 14 यहाँ पे आ रहा है, और एक कैसे आ रहे होंगे वो भी बता देते हैं। तो जब a की वैल्यू कभी 4 रही होगी और b की वैल्यू जो रही होगी वो 1 रही होगी, या काइंड ऑफ जो a की वैल्यू है वो कितनी रही होगी, अगर मैं 4 रखता हूँ, अगर मैं 5 रखता हूँ, नहीं, अगर मैं b की वैल्यू क्या रख लेता हूँ 2 रख लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। b की वैल्यू 2 रख लेते हैं, ठीक है, और a की वैल्यू क्या रख लेते हैं यहाँ पे सिंपली 4 रख लेते हैं। तो आपको फील आ गया होगा जो 2a प्लस 3b होगा यहाँ से कितना हो जाएगा आपका 4 2 जा 8 प्लस 3 2 जा 6, वो 14 हो गया। और ऐसी दूसरा भी कोई केस बन रहा होगा जहां पे a और b की कुछ वैल्यू होगी वो भी 14 बना रही होगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका। फिर मैंने 19 देखा यहाँ पे, तो मेरे को 19 ऊपर कहीं मैच होते हुए नहीं दिखा, तो 19 मुझे कहीं मैच होते हुए नहीं दिखा। फिर मैंने देखा 13, तो 13 मुझे ऊपर नीचे मैच होते हुए दिख गया, ठीक है। फिर मैंने देखा 18, 18 भी मुझे मैच होते हुए दिख गया, वेरी गुड, ठीक है। ये वाला नहीं होगा, सॉरी, ये वाला बिल्कुल भी नहीं होगा, तो इसे मैं रिमूव कर दूंगा। फिर मैंने देखा कौन सा मैच हो गया मेरा यहाँ पे 17, यस 17 इज ऑल्सो मैच्ड विद इट, ओके। तो 9 वाला 9 के साथ मैच हुआ, और 14 वाले की दो इमेजेस आ गई, ठीक है। 4c प्लस 5d जो होगा उसका जो सम 14 था वो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो यहाँ से मेरे दो केसेस बनेंगे। आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि क्या पता a की वैल्यू कुछ और हो, b की वैल्यू कुछ और हो, और सम उनका 14 ही आ रहा हो। तो एक केस तो मेरा ये वाला हो गया,
ठीक है, जहां पे आपका इसका सम 9 और 9 के बराबर होगा, ठीक है, और ये एक सम मेरा कौन सा हो गया, जब 14 14 के बराबर आ रहा होगा, जब ए की वैल्यू क्या होगी 4 होगी, और नहीं जब यहाँ ए की वैल्यू क्या होगी 4 होगी और बी की वैल्यू क्या होगी आपकी 2 होगी। और ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है, मैं दूसरा भी केसेस बता देता हूँ ताकि किसी का डाउट ना रहे। तो ए की वैल्यू जब मैंने बी की वैल्यू अगर मैं क्या रख लेता हूँ थोड़ी देर के लिए 4 रख लेता हूँ, ठीक है, और ए की वैल्यू फिर मेरे को 2 रखनी पड़ेगी। और ऐसा भी पॉसिबल है जब ए की वैल्यू 2 है और बी की वैल्यू 4 है। अब देखो देखो 2 2 जा कितना हो जाएगा आपके पास, 2 2 जा हो जाएगा यहाँ पे 4, और यहाँ पे हो जाएगा आपका, नहीं, जब यहाँ बी की ए की वैल्यू 1 होगी, ये वाला केस देखो, जब ए की वैल्यू 1 होगी और बी की वैल्यू 4 होगी, तो समझने का प्रयास करते हैं। ए की वैल्यू जब 1 होगी तो ये कितना आ जाएगा 2 1 जा 2, और जब बी की वैल्यू 4 होगी तो 4 तिया कितना हो जाएगा आपका 12, तो 12 और 2 कितना हो जाएगा 14। यहाँ पे भी ये पॉसिबल है, तो ये दो सम आ जाएंगे इसके, तो 14 14 के बराबर और फिर से 14 14 के बराबर, ये अनदर केस हो जाएगा। फिर 13 13 के बराबर हो जाएगा एक केस, फिर 18 18 17 17 के बराबर हो जाएगा, फिर 18 18 के बराबर हो जाएगा। ये सारे पॉसिबल सम है जो हो सकते हैं आपस में इक्वल। तो कितने हैं वो बताना था अल्टीमेटली, बट यू हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट इन दैट पर्टिकुलर रिलेशन। उस पर्टिकुलर रिलेशन में आपके कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट बताना था आपको अल्टीमेटली, ठीक है। तो मैंने देखा कितने नंबर ऑफ एलिमेंट आए, 1 2 3 4 5 6, तो कितने नंबर ऑफ एलिमेंट आएंगे, सिंपली मेरे जो नंबर ऑफ एलिमेंट आएंगे वो कितने आएंगे, सिंपली 6। तो 6 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। स्टिल इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ अ डाउट इन दिस क्वेश्चन, जस्ट आस्क मी इन द टेलीग्राम, ठीक है, और कमेंट कर दीजिए अगर आपको आंसर समझ आ रहे हैं। और आप भी साथ साथ ट्राई करते रहें, क्योंकि सेशन का जो एम ये है वो यही एम है कि आप लोग जितना ज्यादा ट्राई करेंगे, जितना ज्यादा एफर्ट डालेंगे इन क्वेश्चनों में, उतना आपका फायदा होने वाला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इस लेक्चर को एक बार पॉज करिए और आप इसको एक बार सॉल्व करिए। आई होप इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो अगर आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग अच्छी है सेट्स वाले चैप्टर में, ठीक है। चलिए, आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। क्वेश्चन बड़ा आसान सा है। क्वेश्चन आपके सामने एन ऑर्गेनाइजेशन अवॉर्डेड 48 मेडल इन इवेंट ए, 25 इन इवेंट भी। वो स्टोरी आपको हर बार क्वेश्चन बना के देगा, पर लॉजिक आपके हर बार एक जैसे ही होते हैं, ठीक है। देखो फिर बोल रहा है कि इफ दीज मेडल वर वेंट टू 60 मेंस, अगर वो 60 आदमियों को चले गया तो, और ओनली 5 ऑफ मैन विल गॉट द, ये 5 यहाँ पे आपका 5 वाला है, गॉट द मेडल इन ऑल द 3 स्पोर्ट्स, देन हाउ मेनी रिसीव्ड एग्जैक्टली द 2 ऑफ दिस 3 इवेंट। तो जो सबसे पहले आपको जो भी गिवन इंफॉर्मेशन होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू ड्रॉ अ वेन डायग्राम। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक वेन डायग्राम बना लेना चाहिए। वेन डायग्राम क्या होता है, तो वेन डायग्राम इज नथिंग बट इट इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। जो आपका सेट होता है उसका ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है सिंपली, ठीक है। तो मैंने क्या देखा, एक एलिमेंट ये है, एक एलिमेंट ये है, और एक एलिमेंट ये है। एलिमेंट की काइंड ऑफ एक सेट ए है, एक सेट बी है, और एक सेट आपके पास सिंपली सी है, ठीक है। फील आ रहा है। वो बोल रहा है कि आपका जो 48 मेडल है वो ए सेट को गए, तो कहना है इजीली राइट कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू 48। कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल बात है, ठीक है, आपको भी समझ आ रहा होगा, ठीक है। और ये अगर क्वेश्चन हो गया तो स्किप कर लीजिए, आगे वाले क्वेश्चन पे जंप कर लीजिए, या फिर नहीं हुआ है तो एक बार धैर्य बना के देख लीजिए, क्योंकि कुछ ना कुछ नया सीखने वाले हो आप इस क्वेश्चन से भी। इसमें बच्चे गलती कर देते हैं, ठीक है। तो बी वाला जो है आप पे, वो बोल रहा है बी मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी नथिंग बट 25 जो मेडल आपको सेट बी में मिले थे, तो ये हो जाएगा आपका इक्वल टू 25। जो आपका एनसी हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी, यानी कि कितना हो जाएगा आपका सिंपली 18 हो जाएगा, ठीक है। अब नंबर ऑफ, अब कितने मैन को वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ, अल्टीमेटली जो टोटल नंबर ऑफ पीपल थे आपके वो 60 थे। तो कैन आई से दैट कि आपके जो इवेंट ए में जितने मेडल डिस्ट्रीब्यूट होने थे, इवेंट बी में जितने डिस्ट्रीब्यूट होने थे, इवेंट सी में जो डिस्ट्रीब्यूट होने थे, वो 60 आदमियों को टोटल ये डिस्ट्रीब्यूट होना था। ये फील आ गया आपको। और बोला है कि 5 ही ऐसे आदमी थे जिन्हें ऑल द 3 स्पोर्ट्स, ऑल द 3 इवेंट्स में आपका मेडल मिला है। तो कैन आई से दैट कि नंबर ऑफ पर्सन हु आर टेकिंग काइंड ऑफ, जिन्हें क्या मिला, मेडल मिला, जिन्हें मेडल मिला वो तीनों में मिला, और वो कितने हैं, 5 है आपके। सिंपल बात है। अब आपको फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला आपको ये पता है, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी, यूनियन सी जो होगा आपका, वो किसके बराबर होगा, आपका नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी, ठीक है, माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इसका प्रूफ भी होता है, पर प्रूफ में हम जाएंगे नहीं, क्योंकि हमारा तो एम यही है, फॉर्मूले लगाओ और आंसर निकालो यहाँ पे, ठीक है। तो आपका एन ए यूनियन बी जो हो जाएगा वो 60 हो जाएगा। तो यहां से आपको फील आ गया होगा 60 इज इक्वल टू एन ए यानी 48 प्लस एन बी दैट इज 25 प्लस एन सी दैट इज 18 माइनस नंबर ऑफ, इन्हें मैं बार बार नहीं लिखूंगा, इस बार लिख लेता हूं, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी
माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, और लास्ट में ये जो है आपका, ये क्या हो जाएगा आपका, सिंपली इसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है, +5। तो इसे कैलकुलेट अगर मैं करूं और इन सबको मैं अगर इधर लेके जाऊं, इन सबको अगर मैं इधर लेके जाऊं, तो ये क्या हो जाएगा आपका, यहां से हम इसे ऐसे लिख सकते हैं क्या, कैन आई राइट इट लाइक, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं कि नंबर ऑफ एलिमेंट इंटरसेक्शन सबका जो जो ये, अब देखो ये क्या होने वाले हैं, ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी प्लस सी, ए इंटरसेक्शन जो सी हो जाएगा, वो कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हो जाएंगे उसमें, इन तीनों का सम, ये भी उसके साथ है, तो 48, 25 और 18, ठीक है, 8 8 16 5 21 हासिल 2 4 2 6 7 8 9, 91 प्लस क्या हो जाएगा आपके पास 5 हो जाएगा, तो 96 आ जाएगा, इनका सम 96 आएगा, यानी 96 माइनस 60, एक सिंपल कैलकुलेशन आपने भी कर ली होगी, इक्वल टू हो जाएगा 36। तो ये वो आदमी है आपके जिन्हें दो इवेंट में आपको क्या मिले होंगे, जिन्हें दो इवेंट में आपके क्या मिले होंगे, अवार्ड मिले होंगे। 36 ऐसे आदमी आ रहे हैं जिन्हें आपके दो दो एग्जैक्टली दो दो एलिमेंट में आपके क्या मिले होंगे, अवार्ड मिले होंगे। लेकिन ये बोल रहा है काइंड ऑफ हाउ मेनी, अब ये ए, अब समझते हैं पहले वेन डायग्राम से समझते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी और ए इंटरसेक्शन सी का मतलब क्या है पहले तो, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी जब मैंने देखा तो ये वाला रीजन आया, ये वाला रीजन आया, ठीक है। जब मैंने बी इंटरसेक्शन सी को समझा तो बी इंटरसेक्शन सी में मेरा ये वाला रीजन आ गया, और जब मैंने ए इंटरसेक्शन सी को समझा तो मेरा ये वाला रीजन आ गया, ठीक है। अब आपको ये फील होना चाहिए कि जो ये बीच वाला रीजन है, ये जो मेरा सेंटर वाला रीजन है, ये मेरा क्या हो गया होगा, 3 बार ऐड हो गया होगा। फील आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जब मेरा ए इंटरसेक्शन बी था तो ये वाला रीजन था, जब मेरा बी इंटरसेक्शन सी था तो ये वाला रीजन था, जब ए इंटरसेक्शन सी था तो ये वाला रीजन था। और क्वेश्चन में आपको पूछा है कि हाउ मेनी रिसीव्ड मेडल एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3 इवेंट, मतलब सिर्फ 2 में ही उन्हें अवार्ड मिला होना चाहिए। तो 2 में अवार्ड किन किन को मिला होगा, जो यहाँ पे आपको समझ रहे हैं, जो आपके कहां पे होंगे, जो आपके वेन डायग्राम में अलग पेन से बनाते हैं, जो आपके वेन डायग्राम में इस वाले सेट में होंगे, ये यहाँ पे जो होंगे, ये वो आदमी होंगे आपके जिन्हें सिर्फ 2 ही इवेंट में मिला है, क्योंकि जो आदमी यहाँ गया होगा वो ऐसा होगा 2 में तो मिला ही होगा, प्लस तीसरे वाले इवेंट में भी उसे अवार्ड मिल गया होगा। और क्या हो जाएगा आपका, ये वाला हो जाएगा, जो आपने मैंने बाहर से बनाया है ना, वो आपके कैसे हो जाएंगे, एग्जैक्टली 2 में मिले। तो क्या आपको फील आ रहा है कि जब मैंने इन नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी किया होगा, तो उस टाइम मैंने गलती से क्या कर दिया होगा, इसको 3 बार ऐड कर लिया होगा। तो अगर मैं इसे घटा दूं, अगर मैं इसे 3 बार घटा दूं तो मेरे पे क्या बचेगा, सिर्फ जो मैंने ग्रीन वाला पोर्शन रखा, यानी वो वाली संख्याएं बच जाएगी जिसमें आपको सिर्फ 2 इवेंट में जिन्हें मेडल मिला होगा। तो क्या आपको फील आ रहा है, और ऐसे कितने लोग थे जिन्हें तीन उसमें मिला था, वो 5 लोग थे। वो कितने लोग थे जिन्हें तीनों इवेंट में मेडल मिला है, वो 5 लोग थे। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि 36 तो मेरे वो थे टोटल, ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी और ए इंटरसेक्शन सी। और मैंने गलती से क्या कर दिया होगा, जो बीच में आपका आ गया था वो वाला रीजन, जो तीनों में कॉमन आ गया था, अगर मैं उसे हटा दूं, अगर मैं उसे 3 बार हटा दूं तो सिर्फ मेरे पे वही वाला रीजन बचेगा, वही वाला रीजन बचेगा, कौन सा वाला, जिसमें मेरे एग्जैक्टली 2 इवेंट में मेडल मिला होगा। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, उसे 3 बार हटाना पड़ेगा। तो 3 बार अगर मैं इसे हटाता हूं तो आपको फील आ गया होगा 36 में से मेरे को 15 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सो आई विल अल्टीमेटली रिमेन विद 21। So let's check whether 21 is the option. Yes. So B option will be the correct answer of this question. I hope आपको समझ आया होगा, और एक बार इसे वेन डायग्राम से सोचो, आप इसे कर लोगे आसानी से, इसे क्वेश्चन को आप कर लोगे। चलिए आगे मूव करते हैं, आगे समझते हैं। आगे जो क्वेश्चन है आपके लिए बोला है कि लेट ए इज इक्वल टू, बोला है एक सेट दिया है आपको, सिंपली समझते हैं, एक सेट दिया है, सिंपली ए सेट है आपके अंदर, उसमें जो एलिमेंट है 1 3 4 6 9 है। बी सेट दिया है आपको 2 4 5 8 10 इसके अंदर एलिमेंट है, और बोला है कि आर जो एक रिलेशन है वो किस में डिफाइंड है, सबसे पहले ए क्रॉस बी में, जब आपने ए क्रॉस बी किया होगा। अच्छा, नंबर ऑफ एलिमेंट अगर किसी ने पूछ लिया, हर चीज की फील होनी चाहिए, 1 2 3 4 5, 5 एलिमेंट इसमें आपके, और 1 2 3 4 5 5 एलिमेंट इसमें, तो इस बात की गारंटी कि मेरे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट जो आपके क्रॉस प्रोडक्ट में ऑर्डर्ड पेयर जो मेरे आने वाले हैं वो 25 आने वाले हैं, ठीक है, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। और बोला एक रिलेशन आपका डिफाइंड हो जाता है A1 B1 और A2 B2 में, और इस तरीके से डिफाइंड होता है कि जो आपका A1 है वो B2 से छोटा होना चाहिए, और जो आपका यहाँ पे आप एलिमेंट रखोगे, सॉरी फॉर दैट, ये जो आप यहाँ पे एलिमेंट रखोगे B1, वो आपका A2 से सिंपली क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से आपका क्या बन जाता है, एक रिलेशन बन जाता है कि जो आपका B1 है वो A2 से छोटा होना चाहिए। तो आपने क्या दिमाग लगाया कि A1 आपको B2 से छोटा रखना है, और आपको B1 जो है वो A2 से छोटा रखना है आपको, ठीक है। तो A1 की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हो सकती है, सोचो, पहले सोचो A1 की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हो सकती है, कितनी वैल्यूज पॉसिबल है, 5 वैल्यूज, कौन कौन सी,
या तो मैं ए की वैल्यू क्या रख लूं, एक रख लूं, या फिर 3 रख लूं, 4 रख लूं, 6 रख लूं, या फिर 9 रख लूं, इन्हीं में से मैं तो मैं कुछ रख सकता हूं। अब मैं ए की वैल्यू को थोड़ी देर के लिए फिक्स कर लेता हूं। मैंने मान लिया आपके सामने कि जो ए है उसकी वैल्यू मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ 1। ठीक है, ए इज इन माई हैंड। A1 को मैं मान लेता हूं अगर थोड़ी देर के लिए ए की वैल्यू 1 है, तो क्या आपको फील आ रहा है कि जो B2 है उसकी क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है? काइंड ऑफ जो A1 वाला मेरा एलिमेंट है वो मेरा सेट ए से आना चाहिए, और जो बी वाला जो एलिमेंट है मेरा वो सेट बी से आना चाहिए। ये आपको फील आ गया होगा। ठीक है, तो A1 अगर मेरा 1 है तो जो मेरा B2 है वो क्या क्या हो सकता है? पहले तो B2 क्या क्या हो सकता है? अगर A की वैल्यू 1 है तो या तो 2 रख लो, या 4 रख लो, 5 रख लो, 8 रख लो, 10 रख लो, सारे एलिमेंट जो है वो इससे बड़े ही होंगे। यानी मैं 5 केसेस यहां से बना सकता हूँ। कौन कौन से? 1,2 काइंड ऑफ 1,2 नहीं, 1 को मैंने A1 की वैल्यू अगर मैं प्राप्त कर लेता हूं कि A1 की वैल्यू 1 है, तो जो B2 है उसमें 2 भी रख सकता हूं, 4 भी, 5 भी, 8 भी, 10 भी, कोई बड़ी बात नहीं है। अब मैं A1 की वैल्यू अगर मैं आपके सामने 3 फिक्स कर लेता हूं, लेट अस सपोज दैट, ठीक है, A1 मेरे हाथों में है और B2 वहां से निकल के आएगा इस कंडीशन की कि जो B2 है वो हमेशा A1 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, अब मैंने देखा जब मैंने A1 की वैल्यू 3 रखी है आपके सामने, तो जो मेरा B2 है उसमें मैं 2 नहीं रख सकता, बिकॉज 2 इज लेस देन 3, तो आई कैन राइट 4, 5, 8, 10। तो मैं क्या रख सकता हूं? 4, 5, 4 रख सकता हूं मैं आपके सामने, 5 रख सकता हूं मैं आपके सामने, 8 रख सकता हूं, 10 रख सकता हूं। कैन आई सिंपली से दैट कि मेरे 4 केसेस यहां से आने वाले हैं। ठीक है, अब जब मैंने A1 की वैल्यू आपके सामने 3 के बाद क्या रख दी, फॉर एग्जांपल 4 रख दी अगर मैंने A1 की वैल्यू, तो 4 रखते ही मैं क्या बोल सकता हूं? A1 की वैल्यू जब मैंने आपके सामने 4 रखी, तो कौन कौन से केसेस बन सकते हैं? लेस देन इक्वल टू वाला साइन है, तो बराबर भी हो सकता है काइंड ऑफ A2, तो मैं 4 भी रख सकता हूं, 2 नहीं रखूंगा क्योंकि 2 इज डेफिनेटली लेस देन 4। तो कितने केसेस बन रहे हैं? 1, 2, 3, 4, ये आपको गिनने पड़ेंगे। टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं सारे केसेस आपको गिन के बता रहा हूं, जब आप इन्हें देखोगे लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं लिखा इसलिए रहा हूं ताकि कहीं पे डाउट ना बचे। ठीक है, 4-5 केसेस पहले वाले से, 4 केसेस दूसरे वाले से, और 4 केसेस भी आपके दूसरे वाले से बन गए, तीसरे वाले से। ठीक है, अब मैं क्या कर लेता हूँ, A1 की वैल्यू और क्या क्या रख सकते हैं? तो A1 की वैल्यू हम 6 भी रख सकते हैं, ऑब्वियस ही बात है। A1 की वैल्यू जब मैंने 6 रखी तो क्या क्या केसेस बनेंगे? या तो मैं 8 रख लूं या 10 रख लूं, तो 2 केसेस मेरे यहां से भी आ गए। ठीक है, अब मैंने A1 की वैल्यू जो है उसे मैंने क्या रख लिया आपके सामने? 9 रख लिया फॉर एग्जांपल, क्योंकि मैं कुछ भी रख सकता हूँ। ठीक है, A1 जो है मेरा वो कहां से आ रहा है? मेरा सेट ए से आ रहा है, तो 9 अगर मैं रखूंगा तो एक ही केस होगा। कौन सा वाला? जब मैं उसमें 10 रख रहा हूँ, तो यहाँ पे मेरे कितने आ गए? टोटल कितने केसेस आ गए? एक केस आ गया। ठीक है, ये तो मेरी बात थी किसके बारे में? जब मैंने A1 को लेस देन रखा B2। अब साथ ही साथ वाली कंडीशन में आपको समझाता हूं। ये तो सेटिस्फाई होना ही चाहिए, इसके साथ साथ क्या सेटिस्फाई होना चाहिए कि जब आप B1 को उठाओ, वो आपका A2 से छोटा होना चाहिए। और A1 B1 A2 B2 कुछ नहीं है, बस वो आपके सेट A और सेट B के एलिमेंट है। A1 A2 आपके सेट A के एलिमेंट है और B1 B2 आपके सेट B के एलिमेंट है। तो B1 अगर आपका B2 से लेस हो जाए, सॉरी B1 जो आपका अगर वो A2 से लेस हो जाए, तो B1 में क्या क्या रख सकता हूं? सोचो, B1 जो है वो मैं क्या रख सकता हूँ? 2 रख सकता हूँ, ऑब्वियस ही बात है 2 रख सकता हूँ। तो जब मैं B1 की वैल्यू 2 रखूंगा तो मेरे को A जो एलिमेंट है मेरा सेट A से, वो इससे बड़े होने चाहिए, इसके बराबर होने चाहिए। तो कौन कौन से एलिमेंट है? 1, 2, 3, 4, 4 ही केसेस आ रहे हैं। डायरेक्ट लिख लेते हैं 4 केसेस आ रहे हैं। ठीक है, 4 केसेस आ रहे हैं। ठीक है, आपके सामने 4 केसेस आ रहे हैं। जब मैं B1 की वैल्यू आपके सामने बड़े प्यार से 4 रखूंगा, B1 की वैल्यू अगर मैं 4 रखता हूं फॉर एग्जांपल, तो कौन कौन से केसेस बन के आ रहे हैं A2 से? या तो 4 रख लो, या फिर 6 रख लो, या फिर 9 रख लो। तो 3 केसेस मेरे यहां से भी आ रहे हैं। ठीक है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई डाउट नहीं आना चाहिए। अब अगर मैं B1 की वैल्यू, क्योंकि B1 की वैल्यू B सेट से आनी है, तो मैं 5 रख लेता हूँ। ठीक है, 5 रखने पे मेरे को क्या फील आया? 5 रखने पे मैं क्या रख सकता हूँ? या तो 6 रख सकता हूँ या फिर 9 रख सकता हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली आई हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ A2 व्हिच इज ग्रेटर देन B2, B1 सॉरी। तो 6 और 9 रख सकता हूँ, तो 2 केसेस मेरे यहां से भी आ रहे हैं। फिर जब मैं B1 की वैल्यू क्या रखूंगा? यहाँ पे 8 रखता हूँ। आपको भी ऐसी केसेस बनाने पड़ेंगे और साथ साथ ट्राई करते रहो, सारी चीजें समझ आ रही होंगी, मुझे भरोसा है। जब B1 की वैल्यू मैं 8 रखूंगा तो A1 की वैल्यू मेरी 8 से बड़ी होनी चाहिए, यानी 9 होनी चाहिए। फिर हो जाएगा आपका इसमें सिंपली एक ही केस आया है, एक ही केस आएगा आपका। फिर B1 की वैल्यू अगर मैं 10 रख लूंगा, तो आपको फील आ रही है कि मैं A2 में कुछ रख ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें कुछ मेरे को 10 से बड़ा दिखी ही नहीं, तो मैं क्या बोल दूंगा? यहाँ पे मेरे 0 केसेस आएंगे। तो इफ आई विल add all the cases in a case of A1 is less than equal to B2, A1 अगर मेरा B2 से लेस हो रहा था, तो टोटल कितने केसेस आ रहे हैं? 5, 4 9 और 4 13 और 2 15 और 1 16, 16 केसेस आ रहे हैं मेरे पहले वाले में। 16 मेरे क्या आ रहे हैं आपके सामने? केसेस आ रहे हैं। कौन कौन से केसेस हैं ये? जब आपका जो A1 है वो आपका B2 से लेस होगा। यहाँ पे मेरे कितने केसेस आ रहे हैं? सिंपली 16 केसेस आ रहे हैं। ठीक है, और जो दूसरा वाला है उसमें कितने आ रहे हैं? 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, इसमें आ रहे हैं मेरे 10 केसेस। तो अब एक परमुटेशन की अगर आपको फील होगी, तो परमुटेशन में एक चीज सीखते हैं हम कि जो पहले वाली कंडीशन है उसके 16 केसेस आ रहे हैं,
और इसके साथ साथ आपका ये वाला भी सेटिस्फाई होना चाहिए। और इसमें मेरे टोटल कितने केसेस आ रहे हैं? 10 केसेस आ रहे हैं। पहले वाले में आ रहे हैं मेरे 16 केसेस और दूसरे वाले में आ रहे हैं मेरे 10 केसेस। और मैं चाहता हूं ये दोनों केसेस एक साथ आए, मैं चाहता हूं ये दोनों केसेस एक साथ आए। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? 16 को सिंपली 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा 160 होगा। अगर इसकी फील नहीं आई तो एक छोटा सा एग्जांपल आपके सामने बोलता हूं मैं। मेरे पास अगर 3 शर्ट है और 2 पैंट है तो मैं कितनी तरीके से तैयार हो सकता हूं? मान लीजिए कि पहले वाले में 3 केसेस है और दूसरे वाले में 2 केसेस है, ऐसा समझ सकते हो आप। मेरे पास 3 शर्ट है और 2 पैंट है, मैं कितनी तरीके से तैयार हो सकता हूं? तो काइंड ऑफ मैं कितनी तरीके से तैयार हो सकता हूं? तो 3 केसेस पहले वाले में थे आपके पास, मतलब शर्ट पहनने का आपके 3 तरीके और शर्ट के साथ आपको पैंट भी पहननी है साथ साथ, तो आपके टोटल कितने तरीके हो जाएंगे? 3 2 या 6 हो जाएंगे। कि या तो मैं S1 यानी शर्ट 1 को मैं T1 के साथ पहनूं या फिर S1 को मैं T2 के साथ पहनूं। हर बार मैं अलग 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 रहूंगा, आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? या फिर मैं S2 यानी जो शर्ट 2 है उसे मैं T1 वाले के साथ पहनूं या फिर T2 वाले के साथ पहनूं, या फिर जो S3 यानी शर्ट नंबर 3 थी वैसे T1 यानी टी में क्यों बोल रहा हूँ बार बार, P1 सॉरी पैंट 1 या फिर पैंट 2 P1 और P2 के साथ पहन सकता हूँ। S1 को मैं P1 और P2 के साथ पहन सकता हूँ, शर्ट 1 को मैं P1 और P2 के साथ पहन सकता हूँ, पैंट 1 और पैंट सेकंड के साथ। S2 यानी शर्ट नंबर 2 को मैं P1 और P2 के साथ पहन सकता हूँ, शर्ट नंबर 3 को मैं P1 और P3 के साथ P2 के साथ पहन सकता हूँ। तो टोटल यहाँ से 6 केसेस आए और वो कैसे आए होंगे? 3 इंटू 2 जब मैंने क्या होगा। तो क्या आपको फील आ रही है कि पहले वाले केसेस में हमारे 16 केसेस आए, फिर आपके टोटल 10 केसेस आए। अब मैं चाहता हूँ दोनों कंडीशन साथ में सेटिस्फाई हो, तो आपको फील आ रहा है कि 16 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 160 हो जाएगा। स्टिल इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ अ डाउट इन दिस क्वेश्चन यू कैन आस्क टू मी। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, ये वाला क्वेश्चन जो इसी पे थोड़ा बहुत बेस्ड है, तो एक बार स्क्रीन को पॉज करिए। यकीन मानिए अगर आपने इससे पहला वाला क्वेश्चन को समझ लिया तो इसको आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, इसलिए आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, तो बोला है इसमें क्वेश्चन, आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। चलिए आगे मूव करते हैं। बोला है इसमें कि जो सेट ए है आपका उसमें कितने एलिमेंट है आपके? 2 3 और 4, 3 एलिमेंट दिए आपको। ठीक है, और जो सेट बी है उसमें कितने एलिमेंट दिए हैं आपको? एक एलिमेंट 8 है, एक 9 और एक 12 है। ठीक है, लिखने की कोई बड़ी बात नहीं है। ए सेट दे दिया, बी सेट दे दिया। अब बोल रहा है आपको द नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ रिलेशन, आपको इस रिलेशन बनाना है। किसके बीच में? ऑर्डर्ड पेयर के बीच में रिलेशन बनाना है कि जब A1 B1 जो है वो A2 B2 के साथ रिलेट हो जाए। दो ऑर्डर्ड पेयर रिलेट होंगे और वो रिलेट कब होंगे? जब आपका जो A1 है वो B2 को डिवाइड कर दे, जब A1 जो है वो B2 को डिवाइड कर दे, और इस बार क्या बोला है? A2 जो है वो B1 को डिवाइड कर दे। अब आपको थोड़ा बहुत फील आ रहा होगा, क्वेश्चन मेरा पहले ही जैसा है, बस अंतर क्या आ गया? एक कंडीशन उन्होंने बदल दी और एक एलिमेंट उन्होंने बदल दिया और क्वेश्चन वही है। ठीक है, तो आपको इसे ट्राई करना है खुद ही। चलो अब सोचिए, अब बोला है कि A1 जो है वो B2 को डिवाइड कर दे। मैं ये वाला केसेस को यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। जो A1 वो है आपका, वो डिवाइड कर दे अगर आपका B2 वाले को, तो A1 की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है उसे मैं समझता हूँ। अगर मैं A1 को थोड़ी देर के लिए 2 मान लू, क्योंकि A1 जो है मेरा वो किससे बिलोंग कर रहा है? सेट A से बिलोंग कर रहा है, और A सेट में मेरे 3 एलिमेंट है, तो 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। तो अगर मैंने A1 की वैल्यू 2 मानी और मेरे को B2 किस तरीके से रखने की वो उसे डिवाइड कर ले, तो क्या आपको फील आ रहा है कि जो B2 है या तो मैं 8 रख लू या 12 रख लू तभी वो डिवाइड होगा? 9 वाले में वो डिवाइड नहीं होगा। तो फील आ गया क्या? 2 केसेस मेरे यहां से बनने वाले हैं। ठीक है, सिंपल बात है। अगर आपको ये वाला क्वेश्चन नहीं समझ आया तो इसका मतलब पहले वाले में कुछ दिक्कत थी, एक बार उसे फिर से देखिए, फिर ये आपको अच्छे से समझ आएगा, क्योंकि सेम लॉजिक है। ठीक है, अब मैं A1 की वैल्यू फिर से रख लेता हूं। अगर A1 की वैल्यू में 3 रखता हूं, अगर मैं A1 की वैल्यू 3 रखता हूं, तो आपको फील आना चाहिए कि 3 के टेबल में कौन कौन जा सकता है? 8 नहीं जाएगा, 9 जा सकता है बिल्कुल, 12 जा सकता है बिल्कुल। तो मैं क्या बोल दूंगा, यहां से भी मेरे क्या आ जाएंगे? सिंपली 2 केसेस आ जाएंगे। जब मेरा क्या हो रहा होगा, या तो 3 और 9 के साथ हो रहा होगा, 3 12 के साथ आ रहा होगा। मेरे को केसेस बनाने हैं बस। अच्छा, A1 की वैल्यू में और क्या रख सकता हूँ? A1 की वैल्यू में सिंपली 4 रख सकता हूँ। तो जब मैं A1 की वैल्यू 4 रख सकता हूं, तो A1 की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं? सॉरी, A1 जब मैं 4 रखूंगा आपके सामने, तो क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है कि जो उसे डिवाइड कर दे B2 को? या तो 8 रख सकते हैं, 12 रख सकते हैं। तो आपको फील आ गया होगा, 2 केसेस मेरे यहां से भी फॉर्म होने वाले हैं, कि क्योंकि 4 की टेबल में या तो 8 आ सकता है या फिर 12 आ सकता है। ठीक है, अब आगे मूव करते हैं। अब पहला था A1 डिवाइड B2। अब दूसरा जो केस है वो है A2 डिवाइड B2। A2 जो है आपका वो अगर डिवाइड कर जाए, सॉरी B1 को, A2 जो है वो आपका B1 को अगर डिवाइड कर जाए, तो फिर से देखते हैं। अब देखो, अब आपको फील लेनी है, जो A2 है वो B1 को डिवाइड करना चाहिए, और A1 A2 जो है वो सेट A के एलिमेंट है, और B1 B2 जो है वो आपके सेट A के एलिमेंट है। तो आपको थोड़ा बहुत फील आ रहा होगा कि जो A2 है, अब वो मेरे को कैसे लेने पड़ेंगे? फिर से वही लेने पड़ेंगे ना, कि A2 अगर मैं क्या ले लेता हूँ, फिर से 2 ले लेता हूँ,
क्यों? क्योंकि A1 A2 मेरा B1 को डिवाइड करना चाहिए, तो A2 के A1 और जो A2 है वो मेरे सेट A से ही तो आने चाहिए, और B1 और B2 मेरे सेट B से आने चाहिए। तो फिर से वही दो केसेस इसके साथ भी आ जाएंगे, क्योंकि जब A2 की वैल्यू मैं 2 रखूंगा तो या तो 8 रख सकता हूँ B1 की वैल्यू, या फिर 12 रख सकता हूँ, क्योंकि इन्हीं दो पॉसिबल वैल्यू में मेरा जो A2 है वो B1 को डिवाइड करेगा। ठीक है, फिर अगर मैं A2 की वैल्यू फिर से 3 रख लेता हूँ, आई होप आपको समझ आ रहा होगा, फिर से केसेस रिपीट हो जाएंगे, तो फिर से दो केसेस आ जाएंगे, और कौन से आ जाएंगे? जब 9 या फिर 12 रखूंगा मैं B1 की वैल्यू। ठीक है, फिर अगर मैं A2 की वैल्यू फिर से क्या रख लेता हूँ? 4 रख लेता हूँ, A2 की वैल्यू में 4 रख लेता हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली जो A2 है वो मेरा सेट A से आना चाहिए। और B की वैल्यू में क्या रखूंगा? फिर या तो 8 रख सकता हूँ या 12 रख सकता हूँ, क्योंकि 4 के टेबल में तो 8 आएगा या 12 आएगा, 9 नहीं आएगा, तो फिर से दो केसेस हो जाएंगे। अब आपको फील आ रहा होगा, यहाँ पे मेरे टोटल आएंगे 6 केसेस, यहाँ पे मेरे टोटल आएंगे 6 केसेस। ठीक है, और साथ ही साथ बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है मैथ्स में, ऐसा होता है कि परमुटेशन की क्या फील होती है कि अगर एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है और मैं चाह रहा हूं कि उसके साथ वो कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाए, उसके साथ वो कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाए, यानी यहां भी टोटल मेरे 6 केसेस आ जाए। 6 केसेस तो खैर आएंगे, दो दो 4 और 2 आपका 6 हो जाएगा, टोटल यहाँ 6 केसेस हो रहे हैं, यहाँ 6 केसेस हो रहे हैं। अच्छा, मैं उसका प्रूफ भी बता देता हूँ आपको। ठीक है, काइंड ऑफ जो मेरा पहला वाला सेट होगा उसमें आपके 6 केसेस होंगे, और जो दूसरा वाला केस होगा उसमें भी आपके टोटल 6 केसेस आ रहे हैं। अच्छा, केसेस मैं मान लेता हूँ कैसे होंगे, कि क्या नाम रख लेते हैं, C1 C2 C3। ठीक है, ये केसेस है, सारे केसेस है, C5 C6। जिस भी बच्चे को डाउट हो रहा है कि यहाँ पे सर मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, उसका मैं प्रूफ बता रहा हूँ। ठीक है, और बहुत लोगों को जिसको परमुटेशन कॉम्बिनेशन की फील है ना, उसे समझ आ गया होगा। अच्छा, यहाँ पे जो मेरे केसेस आए थे उन्हें मैं मान लेता हूँ C-2, फिर मैं मान लेता हूँ C-3, फिर C-4, C-5, C-6, मैं ऐसे मान लेता हूँ, ये सारे मैं केसेस मान लेता हूँ। अब मैंने क्या कहा कि जो इसका पहला वाला केस होगा दैट इज नथिंग बट द केस वन। केस वन कौन सा था वो भी आपको पता होना चाहिए, केस वन था, ये केस टू था, ये केस थ्री था, ये केस फोर था। ठीक है, कोई भी चीज रटनी नहीं, हर चीज का लॉजिक है। तो जो केस वन होगा उसमें जब A1 की वैल्यू 2 रही होगी तो आपको फील आना चाहिए यहाँ पे जो B2 की वैल्यू होगी वो क्या हुई होगी? 8 रही होगी। जब A1 की वैल्यू 2 थी, मैंने बताया था आपको, तो B2 की वैल्यू क्या रही होगी? फिर से यहाँ पे 12 रही होगी। तो मैंने जो केस वन है उसमें कौन कौन से डाल दिए? B2 की वैल्यू क्या क्या रही होगी? जब 8 रही होगी। तो जो पहला वाला केस है, क्या पता ऐसा हो जाए कि जो पहला वाला केस है वो C1 डैश के साथ मिल जाए, क्या पता ऐसा हो जाए C1 वाला जो है वो आपका C2 डैश के साथ मिल जाए, क्या पता ऐसा हो जाए कि C1 वाला है जो वो C3 डैश के साथ मिल जाए, या C-3 के साथ मिल जाए। तो C1 वाला जो है उसके पास 6 चांसेस है, और जो C2 वाला है वो भी किसी 6 केसेस के साथ मिल सकता है, क्योंकि वो भी आपके ऑर्डर पेयर क्या कर जाएंगे, आपस में रिलेशन फॉर्म कर देंगे। तो टोटल मेरे जो केसेस आ जाएंगे, या तो आप ऐसा सोच लो कि 6 इंटू 6 आपका टोटल 36 हो जाएगा, या फिर आप ऐसा सोच लो कि जो C1 यानी C1 वाला केस है वो C1 डैश C2 डैश C3 डैश इन सब के साथ मैच कर जाएगा, टोटल C4 डैश C5 डैश C6 डैश। ठीक है, या फिर इन्हें 6 बार ऐड कर लो, तो कितने हो गए? 7 हो गए शायद। तो 1 2 3 4 5 6, तो टोटल ये भी कितने आ जाएंगे आपके? टोटल 36 आ जाएंगे। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, एक बार इसे सोचिए, और परमुटेशन कॉम्बिनेशन की जब आपको फील आएगी तो ये क्वेश्चन आपका और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे मूव करते हैं। आगे फिर से आपको एक इनइक्वालिटी का क्वेश्चन देखने को मिलता है। पहले वीडियो को पॉज करिए, एक बार क्वेश्चन को सॉल्व करिए। आई होप अगर आपको इनइक्वालिटी की बेसिक फील होगी, वेविकर मेथड लगाना आता होगा, तो ये क्वेश्चन आप आसानी से कर लोगे। क्वेश्चन बोला है कि द नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस सेट, एक सेट दिया है आपको, बोला है कि मॉड के अंदर n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 19 जो है आपका वो लेस देन है किसी नंबर एलिमेंट से, 6 से लेस है, और बोला है n आपका किससे बिलोंग कर रहा है? जेड से। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जेड क्या होता है आपका? इंटीजर होता है। इस इंटीजर से अगर आपका ये बिलोंग कर रहा है, तो बताने कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे आपके इसमें। क्या बोला है? कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे। तो पहले आपको एक मॉडुलस की बड़ी प्यारी सी प्रॉपर्टी पता होती है कि अगर आपका कोई भी फंक्शन मॉडुलस के अंदर फंसा है और वो किसी कांस्टेंट ए से छोटा है, अगर वो किसी कांस्टेंट ए से छोटा है, तो इस बात की गारंटी है, क्या गारंटी होती है कि जो ये आपका फंक्शन होता है, वो फंक्शन जो होता है आपका, चाहे वो आपका माइनस ए हो जाए, चाहे वो आपका ए हो जाए, लेकिन ये रहेगा किसके? इसका जो मॉडुलस अगर मैं लेता हूं, काइंड ऑफ वो आपका ए से छोटा ही होगा, या ऐसा समझ सकते हैं इसे। ठीक है, तो यहां से क्या फील आ रही है मुझे? फील आ गई आपको कि कोई भी चीज है उसका मॉडुलस 6 से छोटा है। कोई भी, अच्छा ऐसे भी सोच सकते हैं, कोई भी चीज है जिसका मॉडुलस 6 से छोटा है, तो इसका मतलब ये होता है कि वो जो चीज है, वो जो भी मॉडुलस के अंदर रखी हुई चीज है, वो -6 से लेके 6 के बीच में आती है। सोच सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है यार, कोई चीज है। ठीक है, कोई चीज है, जैसे n स्क्वायर माइनस 10 प्लस 19 कोई चीज है।
ठीक है, फंक्शन है मतलब, वो मॉडुलस के अंदर रखा है और बोला है वो 6 से छोटा है, तो इस बात की गारंटी है जो भी मॉडुलस के अंदर रखा है वो -6 से लेके 6 के बीच में ही लाई करेगा। यकीन नहीं आता तो करके देख लो। मान लो वो -3 हो गया तो मॉड ले लो 6 से छोटा ही होगा। मान लो वो -5 हो गया तो -5 का मॉड ले लो 5, यानी वो 5 भी फिर से 6 से छोटा हो गया। यानी -6 से लेके 6 के बीच में चीज आनी चाहिए, तभी उसका मॉडुलस 6 से छोटा आएगा। डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हर तरीके के व्यूअर्स इस वीडियो को देख सकते हैं, लेकिन जैसे समझ आ गया जल्दी से स्किप करके इसका सॉल्यूशन देखिए और आगे मूव करिए। ठीक है, तो आपको फील आ गया। पहला वाला जो केस हो जाएगा मेरा, केस नंबर 1, वो कैसा हो जाएगा आपका कि जब आपका ये वाली इनइक्वालिटी सॉल्व करूंगा और यहाँ पे मैं कौन सी सॉल्व करूंगा, आपको फील आ जाएगा। केस नंबर 2 बना के से हम 2 केसेस बना के से सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि 2 डिफरेंट इनइक्वालिटीज मेरे पास आ चुकी है। ठीक है, जब 2 डिफरेंट इनइक्वालिटी आ गई तो इसे फर्दर सॉल्व करते हैं। तो पहली वाली में तो आपको फील आ गया होगा कि जो पहली वाली होगी उसमें -6 को कैसी हो जाएगी, -6 n स्क्वायर -10n प्लस 19 हो जाएगी। ठीक है, जो दूसरी हो जाएगी वो हो जाएगी n स्क्वायर -10n प्लस 19 और लेस देन इक्वल टू 6। तो इसे अगर मैं सॉल्व करता हूं तो ये तो कैसी हो जाएगी आपकी n स्क्वायर -10n प्लस 25 हो जाएगी, और ये वाली कैसी हो जाएगी आपके पास n स्क्वायर -10n प्लस 13 लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, यहाँ पे मैंने फील किया कि ये तो मेरे को देखा देखा लग गया, इसे तो मैं n-5 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, क्योंकि n स्क्वायर -10n प्लस 25 ही आने वाला है। अच्छा, आपको इसे देख के फील आ रही है क्या? क्या आपको फील आ रही है? क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, बोला था कि जो n है वो इंटीजर होना चाहिए। तो अच्छा, अगर मैं इसमें आपसे पूछूं कि आपको कौन कौन से इंटीजर आप इसमें n की वैल्यू रख सकते हो कि वो 0 से बड़ा हो जाए, तो आपने बोला क्योंकि यार ये तो स्क्वायर है, ये तो हर वैल्यू पे 0 से बड़ा ही होगा, लेकिन गलती से अगर आपने इनकी वैल्यू 5 रख दी तो ये 0 के बराबर हो जाएगा, लेकिन मैं चाहता ही नहीं 0 के बराबर हो, क्योंकि मैं चाहता हूं कि 0 से बड़ा हो। तो आप बोलोगे कि सर अब मैं n को सारे इंटीजर रख सकता हूं, बस एक इंटीजर नहीं रख सकता, वो है 5, क्योंकि अगर मैंने गलती से 5 रख लिया तो वो 0 हो जाएगा, और मैं चाहता ही नहीं 0, मैं चाहता हूं 0 से बड़ा हो। कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, अब ये वाली जो इनइक्वालिटी, इसको मैं स्प्लिट तो कर नहीं पाऊंगा, क्योंकि 13 किसी दो नंबरों का प्रोडक्ट होता नहीं है, होता है लेकिन वो इस तरीके से नहीं होता कि वो स्प्लिट हो जाए। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इसे क्वाड्रेटिक वाले फॉर्मूले से। तो मेरे को फील आया यहाँ पे -b प्लस माइनस अंडर रूट क्या हो जाएगा, b स्क्वायर -4ac, यानी कि 13 चको 52 हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि पूरा ना लिख के से 48 लिख सकते हैं, और अपॉन 2a हो जाएगा। तो 10 प्लस माइनस √48। अच्छा, √48 को मैं क्या लिख सकता हूँ पहले तो, √48 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 16 3 जाए, यानी 4√3 लिख सकते हैं बड़े प्यार से, 4√3 लिख सकते हैं बड़े प्यार से। तो 10 4√3 अपॉन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो आपको फील आ गया होगा, ये हो जाएगा 10 प्लस माइनस 2√3। कोई बड़ी बात है क्या? ये आपको फील आ गया होगा, सिंपल कैलकुलेशन है, आप भी करके देखिए तभी आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग होगी। तो आ गया 5 प्लस माइनस 2√3, आपका n का वैल्यू यहाँ से आ चुका है। ठीक है, ये आया क्या, पहले तो इसको आ गया, ये आ गया, यानी कि इसके 2 रूट होंगे। 2 रूट कौन कौन से होंगे इस पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक के, एक होगा 5 माइनस 2√3 और एक होगा 5 प्लस 2√3। अगर आपको वेविकर मेथड आता होगा तो आप इसे आसानी से सॉल्व कर लोगे। आप बोलोगे कि सर एक लाइन बनाओ, एक लाइन में पहले वाला जो छोटा वाला रूट है उसे लेफ्ट में लिखो, और जो बड़ा वाला रूट है उसे राइट में लिखो। जो छोटा वाला रूट है उसे लेफ्ट में लिखो, जो बड़ा वाला रूट है उसे राइट में लिखो, और देखो इससे इधर इसकी वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है। अब देखो 5 प्लस रूट 3 किससे आया है, किस फैक्टर से आया है, काइंड ऑफ किस फैक्टर से आया है। अच्छा, इसके हम 2 फैक्टर बना सकते हैं, वो भी बता देता हूँ कैसे। एक हो जाएगा n माइनस 5√3, 2√3 आई गेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 2√3 यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा, सॉरी फॉर दैट। ये हो जाएगा आपका 5 माइनस 2√3 मल्टीप्लाई विद किसके साथ, n माइनस 5 प्लस 2√3। ठीक है, इसके बराबर, और ये लेस देन 0। अच्छा, इसके 2 फैक्टर आ गए, कौन कौन से, एक तो ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, तो 5 माइनस 2√3 आया होगा इससे, और इसकी पावर देखी मैंने, ऑड पावर है, ऑड पावर है, तो ऑड पावर है तो इसे चेंज कर दो, तो ये हो जाएगा नेगेटिव और ये हो जाएगा पॉजिटिव। अब मेरे को लेस देन 0 चाहिए, यानी नेगेटिव वाला पोर्शन चाहिए। तो कैन आई इजीली से दैट कि जो मेरा n होगा वो मेरा कहां से कहां तक के बीच में होगा, सिंपली 5 माइनस 2√3 से लेके, ठीक है, कहां तक होगा आपका 5 प्लस 2√3 के बीच में होगा। या फिर दूसरी भाषा में अगर मैं आपको बोलूं कि जो मेरा n है वो, अगर मैं √3 की वैल्यू होती है 1.7, आपको ऐसे अंदाजा लगाना पड़ेगा 1.7। ठीक है, अप्रोक्स आपसे कोई नहीं बोलेगा, आपसे अंदाजा लगाने के लिए भी बोल सकते हैं। √3 की वैल्यू होती है 1.7, दुगना करूंगा 3.4, 5 में से 3.4 को घटाऊंगा तो लगभग आएगा 1.6। तो ये हो जाएगा आपका n जो है आपका वो लगभग 1.6 से लेके आपका कहां तक होना चाहिए, 5 प्लस 2√3, यानी 1.7 का दुगना 3.4, 5 में ऐड करूंगा तो 8.4 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो ये लगभग जाएगा आपका 8.4 तक। अब ये मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि n जो बोला था वो इंटीजर से बिलोंग करना चाहिए, आपका आपको दिया था ना गिवन इंटीजर, ये n है जो आपका इंटीजर से बिलोंग करना चाहिए। तो आपने देखा कि n इंटीजर से बिलोंग करना चाहिए, तो मैं देख लेता हूँ 1.6 से लेके 8.4 के बीच में कौन कौन से इंटीजर आ रहे हैं। तो मैंने देखा यहाँ पे जो मेरा n होगा वो क्या क्या हो जाएगा आपका, या तो हो जाएगा 2,
या फिर हो जाएगा 3 या फिर 4 या फिर 5 या फिर 6 या फिर 7 या फिर 8। यही तो मेरे सारे वैल्यूज होंगी जो 1.6 से लेके 8.4 के बीच में सारे इंटीजर आ रहे होंगे। कौन कौन से? 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब ये तो आया मेरा सेकंड वाले सेट का सॉल्यूशन, केस नंबर 2 का सॉल्यूशन। और केस फर्स्ट ने क्या कहा था मेरे को कि सारे इंटीजरों को रख लो लेकिन 5 को मत रखना, क्योंकि अगर आपने 5 रख लिया तो वो 0 हो जाएगा। अब मेरे को क्या लेना पड़ेगा? दोनों को इंटरसेक्शन, बिकॉज अल्टीमेटली आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n व्हिच विल सेटिस्फाई बोथ द केसेस। अगर एक भी केस गड़बड़ा जाता है तो आपका वो n उसमें सेटिस्फाई नहीं करेगा। दोनों केसेस का मेरे को क्या लेना पड़ेगा? इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि जो मेरा ये फंक्शन है वो -6 से बड़ा होना चाहिए और 6 से छोटा भी साथ साथ होना चाहिए। तो दोनों का क्या लूंगा मैं? इंटरसेक्शन लूंगा, जो भी दो केसेस बनाए थे। तो मेरे को फील आ गया, पहले वाले केस में सारे इंटीजर रखो लेकिन 5 मत रखो, 5 नहीं रखना है। तो दूसरे वाले में 5 नहीं रखना है, 5 तो मेरे को कहीं रखना ही नहीं, दोनों में 5 नहीं रखना है। तो कितने मेरे एलिमेंट बच गए? एक तो बच गया 2 3 4, एक बच गया 6 7 8। तो इसमें क्या पूछा था आपसे? नंबर ऑफ एलिमेंट। तो कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है जो दोनों सेटों में कॉमन आ गए? इसमें तो सारे इंटीजर आ रहे थे, बस 5 नहीं आ रहा था। और इसमें कौन कौन से एलिमेंट आ रहे थे आपके? 2 3 4 5 6 7 8 तक आ रहे थे। तो 5 को हटा दो, तो क्या क्या बच गया आपके पास? एक बच गया आपके पास 2 3 4 और एक बच गया आपके पास 6 7 8। तो कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हो गए आपके पास? 6 नंबर ऑफ एलिमेंट हो गए। तो क्या हो गया? 6 इसका पर्टिकुलर आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा। अब आगे मूव करते हैं, आगे इसे और प्रोसीड करते हैं। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। आगे क्वेश्चन है आपके पास। क्वेश्चन पहले क्वेश्चन एक बार रीड करना है और बड़ा प्यारा सा है। रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांसिटिव के जितने भी क्वेश्चन थे वो मैंने सारे इसमें कवर कर लिए, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन मैंने कवर कर लिए। स्टिल आई विल फील कि ये क्वेश्चन नहीं कवर हुआ है तो मैं उसके लिए सेपरेट वीडियो आपके लिए अपलोड कर दूंगा। बोला है कि सेट ए आपको गिवन है, आप भी ट्राई करिए पहले, बहुत आसान क्वेश्चन है। सेट ए आपको गिवन है और मैं इसमें आपको सारे स्टेप्स नहीं बताऊंगा, मैं चाहूंगा क्योंकि यार ये बोर्ड तो है नहीं, यहाँ पे ये मायने रखेगा आपने कौन से स्टेप फॉलो किए, मायने ये रखेगा कि 4 ऑप्शनों में से आपने कौन सा ऑप्शन को टिक किया। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, तो बोला है कि सेट ए है आपके पास, उसके अंदर एलिमेंट जो है वो कैसे कैसे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे कुछ एलिमेंट रखे हैं। और एक रिलेशन आपका किस में बन रहा है? आपका x, y से बन रहा है। और कब बन रहा है वो? जब आप दो सेटों को क्या करते हो? क्रॉस प्रोडक्ट करते हो। दैट इज नथिंग बट द कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हो। और आपका किस तरीके से बनना चाहिए वो? उसकी कंडीशन भी दे दी कि दोनों का क्या हो जाएगा आपका दोनों का जो सम है एक्स और वाई का, जो आप ऑर्डर पेयर लेते हो उन दोनों का जो सम है वो क्या होना चाहिए आपका? 7 होना चाहिए सिंपली। तो आपको फील आ गया होगा। पहले रिफ्लेक्सिव के लिए चेक कर लो, फिर सिमेट्रिक के लिए, फिर ट्रांसिटिव के लिए। तो फॉर रिफ्लेक्सिव चेक कर लेते हैं। तो रिफ्लेक्सिव का आपको पता ही होता है मेरे भाई कि अगर आपका ए आपका किससे बिलोंग कर जाए? उस पर्टिकुलर रिलेशन से कर जाए। फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू आपका सेट ए सेट से जितने भी आपके एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं, अगर ए रिलेशन से बिलोंग कर जाए तो गारंटी है। किस बात की गारंटी है? कि वो रिफ्लेक्सिव होगा। तो मैंने देखा कि यार ए प्लस ए मेरा क्या 7 आ सकता है? मैंने देखा a प्लस ए क्या आता है? अगर 7 आता है तो 2a का वैल्यू आ गया यहाँ से 7, तो a का वैल्यू आ गया 7/2। तो क्या मेरा a जो है वो 7/2 कहीं है? a मेरा, क्योंकि भाई मैंने बोला था जो a सेट है वो मेरा सेट a से बिलोंग करना चाहिए था, तो a सेट में मेरा कहीं 7/2 है? नहीं है, तो बोल दूंगा रिफ्लेक्सिव नहीं है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई बड़ी बात नहीं है। या फिर मैं ऐसा सोच सकता हूँ, क्योंकि भाई इतना गारंटी है कि जो दो नंबरों का सम है वो 7 आना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, और अगर वो दोनों नंबर इक्वल हो जाते हैं, अगर वो दोनों नंबर इक्वल हो जाते हैं, रिफ्लेक्सिव वाले केस की बात कर रहा हूं, अगर वो दोनों नंबर आपके इक्वल हो जाते हैं, तो क्या आपको फील आ रहा है कि वो नंबर आपका कैसा होना चाहिए? आपका फ्रैक्शन में ही होना चाहिए कुछ। ठीक है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है काइंड ऑफ। आप रिफ्लेक्सिव के लिए खुद भी सोच सकते हैं। अच्छा, मैं किसके लिए सोचता हूँ? सिमेट्रिक के लिए सोच लेते हैं। ठीक है, फॉर सिमेट्रिक की अगर मैं बात करूं तो आपको फील आना चाहिए, पहले तो देखते ही क्या फील आना चाहिए कि दो नंबर है, उन दोनों का सम 7 है। मतलब फॉर सिमेट्रिक के पहले मैं कंडीशन बता देता हूं कि अगर a कॉमा बी है, अगर आपका वो किसी रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, और इसके साथ साथ अगर आपका बी कॉमा ए भी रिलेशन से बिलोंग कर जाए, तो देखते ही बोल दो वो चीज सिमेट्रिक है। तो आपको देखते ही फील आनी चाहिए कि अगर आपका x प्लस वाई 7 है, या ए भी अगर मैंने ले लिया फॉर एग्जांपल, वैसे एक्स वाई लेना चाहिए यहाँ पे कंडीशन के हिसाब से, कि एक्स वाई अगर आपका रिलेशन से बिलोंग कर रहा है और साथ ही साथ बी कॉमा ए भी रिलेशन से बिलोंग कर जाए, तो देखते ही बोल दो वो चीज सिमेट्रिक है। तो मैंने क्या देखा, क्योंकि मुझे पता है एक्स प्लस वाई जो है वो 7 के बराबर है, एक्स प्लस वाई जो है वो 7 के बराबर है। क्या मैं इसे यूं लिख सकता हूं? y प्लस एक्स इज इक्वल टू 7, y प्लस एक्स इज इक्वल टू 7। और जिस घड़ी में y प्लस एक्स इज इक्वल टू 7 लिख सकता हूं, उसी टाइम में बोल सकता हूं कि जो मेरा y कॉमा एक्स है वो मेरा रिलेशन से बिलोंग करेगा। तो मेरा x कॉमा वाई तो रिलेशन से बिलोंग कर ही रहा था, और y कॉमा एक्स भी मेरा रिलेशन से बिलोंग कर गया। तो मैं देखते ही बोल दूंगा कि ये फंक्शन जो है मेरा काइंड ऑफ, ये जो मेरा रिलेशन है वो कैसा हो जाएगा आपका? सिंपली सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव नहीं है तो इक्विवेलेंस हो ही नहीं सकता। ठीक है, रिफ्लेक्सिव हो ही नहीं सकता। इन दोनों में से कोई सा एक ऑप्शन होगा। सिमेट्रिक तो होगा, सिमेट्रिक होगा
तो भाई आपको फील आना चाहिए सिमेट्रिक जब ये होगा तो देखते ही बोल सकता हूँ कि मैं सिमेट्रिक पे टिक मार दूंगा। सिमेट्रिक पे मैंने क्यों टिक मारा आपको ये भी फील होना चाहिए, सिमेट्रिक पे टिक मार दूंगा। अच्छा ये बोल रहा है नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांसिटिव, और ये बोल रहा है ट्रांजिटिव होगा बट सिमेट्रिक नहीं होगा, ये बोल रहा है सिमेट्रिक नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे से हमें फील आया कि सिमेट्रिक हो सकता है, ठीक है, कि x प्लस वाई 7 है तो y प्लस एक्स भी आपका 7 हो सकता है, तो सिमेट्रिक तो होना चाहिए। ये बोल रहा है नाइदर सिमेट्रिक, हटाओ गलत बात। ये बोल रहा है इक्विवेलेंस, रिफ्लेक्सिव तो है ही नहीं, तो क्या फील आनी चाहिए आपको, ये वाला इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई डाउट आता है आपको इस क्वेश्चन में भी, यू कैन जस्ट आस्क टू मी, ठीक है, स्टिल इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ अ डाउट। ठीक है, आगे मूव करते हैं, आगे और जो इस पे प्रॉब्लम बेस्ड है उसे समझते हैं। ठीक है, अच्छा ये क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग है, और जिसको थोड़ा परमुटेशन कॉम्बिनेशन की फील है तो वो इस क्वेश्चन को आसानी से कर लेगा। क्वेश्चन है आपके पास, लेट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, आप एक बार वीडियो को पॉज करिए, पहले आप एक क्वेश्चन को सॉल्व करिए, उसके बाद मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताऊंगा। आई होप आपने इस वीडियो को पॉज किया होगा। चलिए सॉल्यूशन क्या होगा, लेट द नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट ए एंड बी 5 एंड 2। अच्छा जो क्वेश्चन में गिवन है उसे पहले लिख लो, जो क्वेश्चन में आपका गिवन है उसे पहले लिख लो। लिख लिया मैंने, बोल दिया कि सेट ए में आपके 5 एलिमेंट है और सेट बी में आपके 2 एलिमेंट है, और बोला है कि देन द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी के कितने सबसेट होंगे जिसमें आपके कम से कम 3 एलिमेंट आ रहे हो, एटलीस्ट 3 एलिमेंट, और ज्यादा से ज्यादा आपके 6 एलिमेंट आ रहे हो। बहुत आसान क्वेश्चन है। बोला है सेट ए है जिसमें 5 एलिमेंट है, सेट बी है जिसमें 2 एलिमेंट है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों अगर मैं इन दोनों सेटों का क्रॉस करूंगा, अगर मैं इन दोनों सेटों का क्रॉस करूंगा तो क्या आपको फील आ रही है कि इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होने वाले, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होने वाले, 10 एलिमेंट होने वाले हैं ना भाई। सेट ए में आपके 5 एलिमेंट है, सेट बी में आपके 2 एलिमेंट है, तो जब आप इनका क्रॉस करोगे तो आपको 10 ही एलिमेंट मिलने वाले हैं। अच्छा अगर आपने आपसे किसी ने पूछ लिया कि व्हाट विल बी द नंबर ऑफ अ सबसेट, तो आप क्या बोलोगे, नंबर ऑफ सबसेट मेरे को पता होता है कि अगर एक सेट है जिसमें n एलिमेंट है तो 2 रेज्ड पावर n उसके नंबर ऑफ सबसेट होते हैं। तो जो अगर किसी ने ऐसा पूछ लिया नंबर ऑफ सबसेट क्या होंगे इसके, तो आप देखते ही बोल दो भाई जो नंबर ऑफ सबसेट होंगे वो 2 रेज्ड पावर 10, दैट इज नथिंग बट 1024 इसमें होने वाले, इतने नंबर ऑफ सबसेट होने वाले। ठीक है, लेकिन उसने ये नहीं बोला, उसने नंबर ऑफ सबसेट तो पूछा है लेकिन ऐसे वाले सबसेट पूछा है जिसमें कम से कम आपके या तो 3 एलिमेंट हो या फिर ज्यादा से ज्यादा 6 एलिमेंट हो, इन दोनों के बीच बीच में ही पूछा है। तो मेरे को फील आया कि यार जो मैंने ए क्रॉस बी किया था, ए क्रॉस बी जो मैंने किया था, सॉरी ए क्रॉस बी जब मैंने किया होगा उसके अंदर कितने एलिमेंट रहे होंगे, 10 एलिमेंट रहे होंगे, और वो कैसे होंगे वो मुझे नहीं पता, मैं मान लेता हूँ E1 E2 ऐसे एलिमेंट 1 एलिमेंट 2 एलिमेंट 3 आपके कितने एलिमेंट रहे होंगे, 10 एलिमेंट रहे होंगे। अच्छा वो एलिमेंट किस फॉर्म में होंगे, ऑर्डर्ड पेयर में होंगे, ये भी मैं बता देता हूँ आपको, ऑर्डर्ड पेयर में होंगे। कैसे पता लगा ऑर्डर्ड पेयर में होंगे, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है वो आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट से आया, और जब आप कभी भी आप दो सेटों का कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हो तो आपको ऑर्डर्ड पेयर मिलते हैं सिंपली। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर मिलते हैं आपको। तो बोला है कि कम से कम मेरे अब इसके सबसेट बनाने, सबसेट मतलब क्या होता है, इसके टुकड़े बनाने अल्टीमेटली। तो आपके पास 10 एलिमेंट है, उनके आप टुकड़े कैसे बना सकते हो, या तो मैं एक एक करके ले लूं कि एक बार मैंने पहला ऑर्डर पेयर लिया, ठीक है, फिर दूसरा ऑर्डर पेयर, फिर तीसरा ऑर्डर पेयर, चौथा ऑर्डर पेयर, इस तरीके से लिया, एक सेट ही बना दिया। या फिर मैं ऐसा कर सकता हूँ कि दो दो तरीके से भी ले सकते हो कि E1 E2 को मैंने काइंड ऑफ एक बार में ले लिया, फिर E2 E3 को, E3 E4 को ले लिया, E4 E5 को ले सकते, ऐसे बहुत सारे तरीके बन सकते हैं। लेकिन मेरे को सिर्फ वही सबसेट चाहिए जिसमें या तो मेरे 3 एलिमेंट आ रहे हो कम से कम, या फिर ज्यादा से ज्यादा मेरे 6 एलिमेंट आ रहे हो। तो क्या आपको फील आ रहा है कि कुल मिला के क्वेश्चन पता है क्या बोल रहा है कि मेरे पास 10 एलिमेंट है, ये 10 ऑर्डर्ड पेयर है, ऐसा समझो जहां पे एलिमेंट है वो ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में होंगे। मेरे पास 10 ऑर्डर्ड पेयर है, उनमें से मैं कोई से 3 उठा लेता हूं, मैं कितनी तरीके से 3 उठा सकता हूं उतने ही मेरे सबसेट होंगे जिसमें 3 नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर आने वाले हैं। ठीक है, अब बोला है एटमोस्ट 6, मतलब ज्यादा से ज्यादा 6 एलिमेंट भी उस सबसेट में आ सकते हैं। तो ऐसा तो नहीं बोला ना, ऐसा भी तो बोला है कि काइंड ऑफ 3 से लेके 6 के बीच में जितने भी एलिमेंट होंगे वो सारे भी आप उठा सकते हो। काइंड ऑफ आपके 10C3 से तो आपने क्या उठा लिए, 3 नंबर ऑफ ऐसे ऐसे सबसेट उठा लिए जिसमें आपके 3 वाले ऑर्डर पेयर आने वाले। अच्छा 10C4 का मतलब क्या हुआ कि आपने 10 में से 4 के आप कितने टुकड़े बना सकते हो वो सारे आपने निकाल लिए। फिर 10C5 से मतलब क्या हुआ कि काइंड ऑफ आपने ऐसे ऐसे सबसेट ढूंढ लिए जिसमें आपके 5 की पेयर बन सकते हैं। ऐसे भी तो कर सकते हैं आप, E1 E2 E3 E4 E5 का एक बना लिया, फिर E2 E3 E4 E5 E6 का एक बना लिया, E3 E4 E5 E6 E7 का एक बना लिया। ऐसे आप कर सकते हो, काइंड ऑफ 5 के आप बना सकते हो। तो वो कितने बनेंगे वो आपकी फील कब आएगी, जब आप कॉम्बिनेशन करोगे। ठीक है, अच्छा बहुत बच्चों को यहाँ पे डाउट आ सकता है कि सर 10P3 क्यों नहीं लिया, 10P4 क्यों लिया, ये डाउट आ सकता है यहाँ पे। तो उसका एक सॉल्यूशन यहाँ पे ये हो सकता है, क्योंकि भाई सी का मतलब होता है कॉम्बिनेशन, सिलेक्शन सिलेक्शन। अगर मान लीजिए मैंने कोई एलिमेंट लिया फॉर एग्जांपल E1 और E2, ठीक है, अगर आप सी लगाते हो तो E1 E2 ही रहेगा, लेकिन अगर आप यहाँ पे परमुटेशन यानी
पी लगाते हो, पी लगाते हो, तो आप E1 E2 को भी काउंट करोगे और E2 E1 को भी आप काउंट कर दोगे। जबकि सेट की परिभाषा जो होती है वो ये होती है कि चाहे आप एलिमेंट को आगे पीछे भी कर लो, वो सेट आपका वही रहता है, वो सेट आपका वही रहता है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो सेट आपका वही रहने वाला है, तो उसे दो बार क्यों काउंट करो, उसे तो एक ही बार काउंट करना पड़ेगा ना, तो इसलिए कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, ये डाउट आ सकता है। तो 10C3 प्लस 10C4 प्लस 10C5 प्लस 10C6 जो होगा, इसका टोटल नंबर ऑफ सबसेट होंगे जिसमें कम से कम 3 एलिमेंट हो और ज्यादा से ज्यादा आपके 6 एलिमेंट होने वाले। कम से कम आपके 3 एलिमेंट होने वाले और ज्यादा से ज्यादा आपके 6 एलिमेंट होने वाले। तो इसे जब आप ऐड करोगे प्यारे बच्चों, तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, इसका पर्टिकुलर आंसर हो जाएगा। अब ये कैलकुलेशन पार्ट है, आई होप आप इसे खुद कर पाएंगे, और मैं आपको हिंट दे देता हूँ, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आई गेस 792 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ये इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन पार्ट है, लॉजिक मैंने आपको बता दिया। नाउ जस्ट ट्राई टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर कैलकुलेशन, और ज्यादा कोई कठिन कैलकुलेशन नहीं है, जस्ट आप इसे कैंसिल आउट कर सकते हो, बहुत सारी चीजों को कॉमन लो और जल्दी से इसे सॉल्व करो, और वीडियो को पॉज करो, कैलकुलेशन करो और आगे मूव करो। चलिए, नया क्वेश्चन है आपके पास, बोला है इन अ ग्रुप ऑफ 10 100% 75 स्पीक इंग्लिश, 40 स्पीक हिंदी। फिर से वही है, बस लैंग्वेज आपके सामने घुमा ली, लैंग्वेज आपके सामने उसने घुमा लिया। देखो क्वेश्चन मैं कैसे करता हूँ, ठीक है। मुझे फील आया, बोला है कि टोटल पहले आपके पास 100 पर्सन है, एक ग्रुप है जिसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो 100 है, मतलब काइंड ऑफ टोटल नंबर ऑफ पर्सन जो है वो 100 है किसी एक ग्रुप में। बोल रहा है कि 75 जो है उसमें इंग्लिश बोलते हैं और 40 जो है उसमें हिंदी बोलते हैं। ईच पर्सन स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ द टू लैंग्वेज, और जितने भी आदमी हो कम से कम एक लैंग्वेज तो बोलते ही है, कम से कम वो एक लैंग्वेज तो बोलते ही है। तो मैं क्या बोल देता हूँ कि कुछ ऐसे बंदे भी तो होंगे जो दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों बोल रहे होंगे, तो दोनों का कुछ इंटरसेक्शन भी तो आएगा। काइंड ऑफ मैं इसका वेन डायग्राम बना लेता हूँ, और आपने भी यही किया होगा। जो जिन बच्चों को थोड़ा कोऑर्डिनेट की थोड़ी कम फील होगी, एसेंट्रिसिटी निकालने में दिक्कत आ रही होगी, उसका भी सॉल्यूशन जल्दी मिल जाएगा, तो उसे स्किप करके डायरेक्ट देख लो। अगर आपको काइंड ऑफ अगर आपने अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाल ली होगी, ठीक है। इफ द नंबर ऑफ द पर्सन हु स्पीक इंग्लिश इज अल्फा एंड द नंबर ऑफ पीपल हु स्पीक ओनली, अच्छा ओनली लिखा है, ओनली का मतलब मैं आपको ये बता देता हूं कि जो भी मैं लाल कलर से ड्रॉ करूंगा वो आपका ओनली वाला रीजन होगा, क्योंकि इस वाले में जो आपके बंदे आने वाले हैं वो सिर्फ इंग्लिश ही में ही बात कर रहे होंगे, ठीक है। और जो ऑरेंज में आने वाले हैं वो ऐसे बंदे होंगे आपके जो सिर्फ इंग्लिश हिंदी में ही बात कर रहे होंगे, उन्हें मैं बीटा मान लेता हूँ, ठीक है। ये मान लिया मैंने अल्फा और ये मैंने मान लिया बीटा, और इंटरसेक्शन मुझे अभी नहीं पता है, ठीक है। ठीक है, इंटरसेक्शन भी निकल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। आपको ये पता होना चाहिए टोटल नंबर ऑफ जो मेरे पीपल थे यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश बोलने के लिए, वो ग्रुप था 100 लोगों का, वो ग्रुप था 100 लोगों का, और कोई भी बंदा नहीं बचा, क्योंकि कम से कम एक ना एक लैंग्वेज तो कोई ना कोई बोल ही रहा है, तो सारे उस ग्रुप के अंदर आ गए। ये बड़ी बात है यहाँ पे। और बोला है कि इंग्लिश बोलने वाले जो लोग हैं वो अल्फा है, और जो आपके हिंदी बोलने, ओ सॉरी, अल्फा की वैल्यू गिवन है ना, नहीं नहीं नहीं, अल्फा की वैल्यू गिवन नहीं है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंग्लिश बोलने वाले जो लोग हैं आपके, वो कितने आपके टोटल 75 लोग हैं, ठीक है, 75 लोग हैं। इंग्लिश ओनली बोलने वाले, मतलब जो सिर्फ इंग्लिश बोल रहे हैं, ओनली इंग्लिश बोल रहे हैं, वो अल्फा है। जो सिर्फ हिंदी बोल रहे हैं वो बीटा है, लेकिन टोटल इंग्लिश बोलने वाले 75 है। यानी आपको फील आ रहा है 75 में कुछ बंदे ऐसे भी होंगे जो थोड़ी हिंदी भी बोलते होंगे। आउट ऑफ 75% देयर आर सम ऑफ द फ्यू पर्सन हु कैन आल्सो स्पीक इन हिंदी, ठीक है। अच्छा, तो अगर हिंदी की बात करूं मैं, तो हिंदी कितने लोग बोलेंगे, आपके 40 लोग हिंदी बोल रहे होंगे, ये गिवन है आपको। तो यहां से आप ये बता सकते हो क्या कि आपका जो ये 100 होगा, सिंपल बात है, वो कैसा होगा, 75 प्लस 40 माइनस नंबर ऑफ पीपल हु आर स्पीकिंग हिंदी एंड इंग्लिश एज वेल बोथ। तो ये कैसे फील आ रहा है मुझे, तो दोनों का इंटरसेक्शन हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा, 75 और 40 5, और ये जाएगा 1 15, यानी 115 माइनस 10। ये क्या कर दिया मैंने, ऐड किया, बिल्कुल ऐड किया, तो 115 हो जाएगा, सॉरी। तो 115 में से 100 गया तो 15, यानी 15 लोग ऐसे होंगे प्यारे बच्चों यहाँ पे कि वो हिंदी भी बोल रहे होंगे और इंग्लिश भी बोल रहे होंगे। तो अभी मैंने बताया था 15 लोग ऐसे हैं जो हिंदी भी बोल रहे हैं, जो इंग्लिश भी बोल रहे हैं, तो क्या मैं 15 को यहाँ पे लिख सकता हूँ, यानी 15 वो लोग हैं जो हिंदी भी बोल रहे हैं और इंग्लिश भी बोल रहे हैं। अच्छा, अब अल्फा क्या निकालूंगा मैं, अल्फा क्या होंगे मेरे, अब खुद सोचो। ये पूरे टोटल इस ई में जो सिर्फ इंग्लिश बोल रहे थे वो लोग थे 75, लेकिन 75 में से मैंने 15 लोग ऐसे ढूंढ लिए जो हिंदी भी बोल रहे हैं। तो क्या आपको फील आ रहा है 75 में से अगर 15 जाएगा तो कितना बचेगा आपका, 60 बचेगा, क्योंकि 60 लोग ऐसे होने वाले हैं जो सिर्फ इंग्लिश बोलते हैं, कि 15 मैंने उनसे घटा दिए जो हिंदी भी बोलते थे। अच्छा, अब जो बीटा होगा वो कितना हो जाएगा, टोटल जो 40 लोग थे उनमें से 15 लोगों को हटा दूंगा, तो 40 में से अगर मैं 15 लोगों को हटा दूंगा प्यारे बच्चों, तो वो कितना आ जाएगा आपका, 25 आ जाएगा। तो बीटा का वैल्यू जो हो जाएगा वो आपका 25 हो जाएगा। तो अल्फा इज 60 एंड जो बीटा हो जाएगा आपके पास वो कितना हो जाएगा आपका, सिंपली 25 हो जाएगा। अल्फा का वैल्यू 60 और बीटा का वैल्यू सिंपली आपके पास 25 हो जाएगा। इफ यू नो द वैल्यू ऑफ अल्फा, इफ यू नो द वैल्यू ऑफ बीटा, कैन यू कैलकुलेट द एसेंट्रिसिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर इलिप्स। चलिए, डरावना लग सकता है पर यकीन मानिए आसान है। एक बार लिख लेता हूं एसेंट्रिसिटी 25, जल्दी से आप लोग भी ट्राई करते रहो। 25 बीटा स्क्वायर एक्स स्क्वायर
ठीक है, प्लस प्लस अल्फा स्क्वायर वाई स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर हो जाएगा आपके पास। ठीक है, अल्फा की वैल्यू पता है अभी निकाली मैंने, आई गेस आई वो 60 और बीटा की वैल्यू अभी निकाली आई गेस वो आई 25, तो रख लो। तो जैसे ही मैंने रखा विदाउट वेस्टिंग टाइम जल्दी से रख लेते हैं। तो ये आपको फील आना चाहिए। पहले तो मैं क्या कर लेता हूं, मैं अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर से दोनों तरफ डिवाइड कर लेता हूँ। मैं अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर से दोनों तरफ डिवाइड कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर दोनों से डिवाइड कर लिया। वो भी बताता हूँ क्यों, क्योंकि जनरल इक्वेशन जो होती है उसके इक्वल टू में 1 आना चाहिए, ये मुझे थोड़ा पता है। तो 1 आना चाहिए, तो काइंड ऑफ मेरे को फालतू की चीजों को रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा ये अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर इसको ही मिलेगा, इसको ही मिलेगा। तो जब ये पहले वाले को मिलेगा तो कैसा हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर बाई अल्फा स्क्वायर। ठीक है, बीटा स्क्वायर से बीटा स्क्वायर कैंसिल, दूसरे वाले में अल्फा स्क्वायर से अल्फा स्क्वायर कैंसिल, तो नीचे बचेगा बीटा स्क्वायर। सिंपल कैलकुलेशन है, कोई बड़ी बात नहीं, इक्वल टू 1 आ गया। अच्छा ये 25 जो यहाँ पे आपका, वो भी आपका क्या आ जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा। तो काइंड ऑफ जो मेरे पे इक्वेशन आ रही है वो आ रही है एक्स स्क्वायर और अल्फा की वैल्यू मैं यहीं पे रख लेता हूँ, तो वो आ रही है 60 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बीटा का स्क्वायर दैट इज नथिंग बट 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास 1/25। ये ऐसा कुछ हो जाएगा यहाँ पे। अच्छा मुझे फील है कि जो जनरल इक्वेशन होती है वो होती है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, इक्वल टू में 1 आना चाहिए। तो 25 कहीं ना कहीं दिक्कत कर लेता है। तो मैं इसे थोड़ा अगर बोलूं आपको कि इसे मैं इस तरीके से खोल लेता हूं कि 25 कैंसल आउट हो जाए, तो आपको यहां से फील आना चाहिए। इसे मैं यूं लिख सकता हूँ क्या, एक्स स्क्वायर अपॉन 60 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 5 × 12 लिख सकता हूँ। कैसे पता, क्योंकि मेरे को इसका 5 का स्क्वायर बाहर लाना है ताकि मैं 25 को कैंसिल आउट कर सकूं। क्योंकि जनरल जो इक्वेशन होती है उसमें आपका क्या आता है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 आता है। ठीक है, तो यहां से मैं इसे यूं लिख सकता हूँ क्या, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, साथ में बचेगा 12 का स्क्वायर बड़े प्यार से, और यहाँ पे आएगा आपका ये वाला थोड़ा स्टेप आपको ट्रिकी है, खुद सोचना पड़ेगा यहाँ पे, इससे इसे कैंसिल आउट कर लो। तो आपको फील आ गया जो आपकी जनरल इलिप्स की इक्वेशन है वो कैसी आ गई आपकी। अब देखो जनरल इक्वेशन क्या आ गई आपके पास, एक्स स्क्वायर अपॉन 12 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। जिस बच्चे ने कोऑर्डिनेट नहीं पढ़ी ऑब्वियसली इसमें दिक्कत आ सकती है, पर एक तरीका बताता हूँ एसेंट्रिसिटी निकालने का। यहाँ पे जो एसेंट्रिसिटी होती है आपकी वो क्या होती है, अंडर रूट 1 माइनस क्या होती है आपकी, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर के बराबर होती है। तो कैसे हो जाएगा आपके पास 1 माइनस बी स्क्वायर इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू 25 एंड इट विल बी इक्वल टू 1/44। कैसे निकाला मैंने, 12 का स्क्वायर 144 होता है। ठीक है, तो ये कैसा हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर 144 और 144 प्यारे बच्चों माइनस करूंगा 25 से, तो ऊपर जो बचेगा इफ आई एम नॉट रॉन्ग 144 में से अगर 25 जाता है तो ये बचता है आपका 119। ठीक है, तो ये आ जाएगा √119/12। सो इज देयर एनी ऑप्शन लाइक in order to find the eccentricity, eccentricity जो है आपकी वो आ जाएगी यस। सो ए विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप आपको समझ आएगा। कोऑर्डिनेट में दिक्कत है अगर आपको तो एक बार उसका फॉर्मूले देख लीजिए, उसके बेसिस पे भी क्वेश्चन हो जाएगा। अभी मैथ्स है ना, इसमें इंटरकनेक्टेड कंसेप्ट तो रहेंगे ही आपके, तो दोनों कंसेप्टों का मिक्सर से क्वेश्चन बना था। ठीक है, चलिए ये वाला क्वेश्चन भी काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। बोला है कि सेट ए दिया है आपके पास और बोला है सेट ए के अंदर 1 2 3 4 5 10 तक कुछ एलिमेंट है। फिर बोला है सेट बी दिया है आपके पास, उसके अंदर भी बड़े प्यारे से एलिमेंट है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक बार इसे खुद ट्राई करिए, मजा आ जाएगा आपको। ठीक है, नई चीजें सीखने को मिलेगी। और बोला है देन द नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ रिलेशन ए कॉमा बी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्होंने ए क्रॉस बी नहीं किया, ए क्रॉस ए किया। ए क्रॉस ए का मतलब कि ए वाले सेट को ए के साथ ही क्रॉस कर दिया। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 100 आ जाएंगे। कैसे पता लगा सर, तो 10 एक में 10 एक में, तो टोटल मल्टीप्लाई करूंगा तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर कितने बनेंगे आपके, 100 ही तो बनेंगे। पहला वाला 10 के साथ जा सकता है, दूसरा वाला भी 10 के, तीसरे भी 10 के, तो 10 10 10 10 10 बार ऐड होगा, टोटल 100 नंबर ऑफ एलिमेंट आएंगे। मैं ये हर चीजें बार बार इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको दिमाग में लगता रहे। ठीक है, और बोला है कि ये जो ए और बी है आपको वो इस तरीके से उठाने की वो इस पर्टिकुलर कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे कि 2 इंटू जो भी है ये आपका सेट बी से बिलोंग करना चाहिए। सेट बी से बिलोंग करना चाहिए, तो यहां से मुझे फील आया कि यार या तो फिर 2a माइनस बी का स्क्वायर प्लस 3a माइनस बी आपका ये तो 0 हो जाए, 0 भी तो हो सकता है, बी के बराबर बोला है, या फिर 1 हो जाए, या फिर 2 हो जाए, या फिर 3 हो जाए, या फिर 4 हो जाए, ऐसा कुछ हो जाए, ऐसा कुछ बोला है। अच्छा, और ये जो ए और बी है वो क्या है, मेरे क्रॉस प्रोडक्ट कर रहा हूं अगर मैं ए क्रॉस ए के साथ, वहां से मेरे एलिमेंट आ रहे हैं। अच्छा, अगर मैं ए और बी की वैल्यू आपको बोलूं तो क्या आपको ये पता है कि ए भी आपका इंटीजर होगा और बी भी आपका इंटीजर होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ए माइनस बी भी जो होगा वो मेरा इंटीजर होगा, इस बात की गारंटी है। अब ए माइनस बी को मैं थोड़ी देर के लिए कुछ वेरिएबल मान लेता हूँ, लेट अस सपोज दैट इट इज इक्वल टू टी, क्योंकि मेरा ए माइनस बी बार बार यूज होगा, इसलिए मैं मान लेता हूँ इनिशियल में कि जो ए माइनस बी होगा वो मेरा किसके बराबर मान लेता हूँ, टी के बराबर मान लेता हूँ। लेट अस सपोज दैट ए माइनस बी क्या है मेरा, टी के बराबर मान लेता हूँ। ठीक है, तो जब मैं इसे टी के बराबर मानूंगा तो इसे मैं यूं लिख सकता हूं क्या, 2t स्क्वायर
प्लस 3t मस्ट बी बिलोंग्स टू बी। ये जो आपका 2t² प्लस 3t जो है वो आपका बी सेट से बिलोंग करना चाहिए। अब बी सेट से बिलोंग करने के लिए तो वो 0 हो जाए या 1 हो जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए, ये सारी पॉसिबिलिटी है। तो देख लेते हैं कि एक बार 0 रख लेते हैं, एक बार 1 2 3 4, और वो सारे कितने नंबर ऑफ आपके सेटिस्फाई करेंगे उस, अब वो दिखाता हूँ मैं आपको कितनी चीजें सेटिस्फाई करने वाली है। और एक और चीज, ए और बी जो है मेरे कब आए हैं, जब मैंने ए सेट का ए सेट के साथ क्रॉस प्रोडक्ट किया है, दैट इज इंपॉर्टेंट। अच्छा, तो मैं मान लेता हूँ कि जो बी होगा मेरा वो क्या हो जाएगा, मान लेते हैं बी की वैल्यू 0 है। 0 मतलब काइंड ऑफ एक सेट है ना, ठीक है। तो कैसा हो जाएगा आपके पास 2t² प्लस 3t क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। इफ आई विल टेक t एज अ कॉमन, कैन आई राइट इट लाइक 2t प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहां से आपको फील आ गया होगा, या तो t 0 हो सकता है या फिर t माइनस 3/2 हो सकता है। और अभी थोड़ी देर पहले बताया था जो t है वो a माइनस b है, a भी इंटीजर b भी इंटीजर, तो इनका डिफरेंस भी इंटीजर होगा। तो देखते ही बोल दूं कि 3 माइनस 3/2 तो गलत बात है, बकवास है ये, क्योंकि भाई इंटीजर तो आ ही नहीं रहा, वो तो कुछ नेगेटिव का फ्रैक्शन आ गया। लेकिन हाँ, 0 आ सकता है, या जब t का वैल्यू 0 है तो क्या मैं बोल सकता हूँ a माइनस बी 0 आ सकता है। और जब a माइनस बी 0 आ सकता है तो यहां से मैं बोल सकता हूँ a और b दोनों बराबर आ सकते हैं। अब a और b क्या कहां से आए थे मेरे, जब मैंने a सेट और a सेट का क्रॉस प्रोडक्ट किया था। अच्छा, ये सेट है आपके पास a, जब आप इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो इसमें जो एलिमेंट आने वाले, एक बार फील दे देता हूँ कैसे एलिमेंट आने। 1,1 आ सकता है, 1,2 आ सकता है, 1,3 आ सकता है, डैश डैश 1,10 आ सकता है, फिर 2,1 आ सकता है, 2,2। ये जस्ट मैं फील दे रहा हूँ ताकि किसी बच्चे का कोई डाउट ना रहे, इसलिए सारे सॉल्यूशन में डिटेल में आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। डैश 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 या फिर 10,1 आ जाए, ठीक है, फील आ रहा है, 10,2 आ जाए या फिर 10,3 आ जाए, ऐसे कुछ मेरे इसमें एलिमेंट आने वाले हैं, ठीक है। 10,10 आ जाए, टोटल मेरे 100 एलिमेंट आने वाले हैं। अच्छा, a इक्वल टू बी, यानी a जो होगा ये पहला वाला होगा, b दूसरा वाला होगा। अच्छा, ऐसे टोटल कितने केसेस बन रहे होंगे जहां पे a और b बराबर होगा, तो मैंने देखा कौन कौन से केसेस हैं, या तो 1 1 हो जाए, या 2 2 हो जाए, 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 और 10 10, यानी 10 केसेस तो मेरे अकेले इसने बना लिए। फील आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आपको भी इसी तरीके से इस क्वेश्चन को करना है, ठीक है। थोड़ा सा इसकी अप्रोच इसी तरीके से होने वाली है। स्टिल इफ यू फाइंड एनी काइंड ऑफ अप्रोच व्हिच इज शॉर्टर देन दिस अप्रोच, देन यू कैन आल्सो यूज दैट पर्टिकुलर अप्रोच, ठीक है। और कमेंट में बता दीजिए अगर आपको इससे भी कोई छोटी अप्रोच आती है इस क्वेश्चन की, ठीक है। तो 10 केसेस तो मेरे यहां से निकल के आगे बड़े प्यार से। अब मैंने क्या देखा कि a माइनस बी जो है मेरा वो t के बराबर है, ठीक है। अब सॉरी, हाँ, a माइनस बी टी के बराबर है, तो यहां से मेरे सिर्फ 10 केसेस अराइज हुए। अच्छा, ये कब हुए, जब मैंने b की वैल्यू क्या मानी थी, 0 मानी थी, ठीक है। अब जो मेरा b है वो सेट क्या है, पहले तो 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है, उसमें 4 4 5 5 एलिमेंट है। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि जो मेरा b है वो 1 के बराबर हो। तो जब मेरा b 1 के बराबर होगा तो मेरा जो 2t², आपको याद होगा यहाँ पे जो इक्वेशन बनाई थी, t माना था जब इसे, 2t² प्लस 3t जो है मेरा वो किसके बराबर हो जाएगा, आपका सिंपली 1 के बराबर हो जाएगा। पहले 0 के बराबर माना था, यहाँ पे कौन सा केस है, जब मेरा जो b है वो 1 के बराबर है, ठीक है। जब b 1 के बराबर हो जाएगा बच्चों यहाँ से, तो यहां से इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो 2t² प्लस 3t माइनस 1 इक्वल टू 0। इसका पहले मैं d निकालने की कोशिश करता हूं, तो d क्या हो जाएगा, इसका अंडर रूट क्या है, d क्या हो जाएगा, b² माइनस 4ac। तो b का स्क्वायर 9 माइनस 4ac माइनस 4a इंटू सी, ठीक है। तो a इंटू सी मतलब प्लस हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा कितना, मेरे को फील आ रहा है d का जो वैल्यू आ रहा है वो 17 आ रहा है। तो आपको फील आ रहा है कि जब मैं इसकी t की मतलब इस क्वांटिटी को जब मैं सॉल्व करूंगा तो माइनस b प्लस माइनस √17 अपॉन क्या आ जाएगा, ये कुछ आ जाएगा। तो क्या कभी मेरा t इंटीजर आ सकता है, ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं इंटीजर आ सकता है, क्योंकि a माइनस बी मेरा इंटीजर से बिलोंग कर रहा है, ऑब्वियसली a भी मेरा सेट a से था, b भी मेरा सेट a से था, a माइनस बी मेरा इंटीजर आना चाहिए। और मैंने देखा कि जब मैंने b की वैल्यू 1 ली, इसको सॉल्व किया, तो t मेरा कैसा आ गया, अजीब सा दिखने वाला, इरेशनल आ गया। इंटीजर की तो बात दूर है, ये तो रैशनल भी नहीं आ रहा है, ये तो इरेशनल आ रहा है। तो इस केस को मैं डायरेक्ट देखते ही काट दूंगा कि भाई मैं b की वैल्यू 1 तो रख ही नहीं सकता, मतलब किसी केस में नहीं आएगी, ठीक है, आपको ऐसी रखनी पड़ेगी। अच्छा, अब b सेट आपको याद होगा, तो b सेट के अंदर एलिमेंट थे कितने, एक था 0, एक था 1, एक था 2, एक था 3, एक था 4। अगर आपको सॉल्यूशन समझ आ गया तो स्किप करके नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में मूव करो, लेकिन मेरे को पता है मैं डिटेल में सॉल्यूशन बता रहा हूं, आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 3 4 हो सकता है। तो जब b की वैल्यू 1 थी तो ये कुछ आया। अब मैं मान लेता हूं कि b की वैल्यू 2 भी तो हो सकती है, तो जब मैंने 2 रखा तो डायरेक्ट इक्वेशन बनाता हूं। तो इक्वेशन कैसी बनेगी, 2t² प्लस 3t इक्वल टू 2 को मैं अगर इधर लेके आऊं प्यारे बच्चों, तो हो जाएगा -2 इक्वल टू 0। यहां से भी t की वैल्यू निकाली तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac। तो 4ac माइनस करूंगा तो 4 4 जा 2 2 जा 4, 4 4 जा 16 और 9 25। ओ माय गॉड, यहां से मेरे को रूट आ गए। तो रूट आ गए आपके, देखते हैं क्या आते हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट, ये कितना आ जाएगा, 4 4 जा 16 25 आ गया, ये 25 आ गया, ये अपॉन 4 आ गया। तो टी की वैल्यू आ गई -3 प्लस माइनस 5 अपॉन 4। तो दो वैल्यू आ गई, एक -3 -5 अपॉन 4, एक -3 प्लस 5 अपॉन 4। तो ये वाली तो आ जाएगी -2 के बराबर,
ठीक है। और ये वाली कितनी आ जाएगी 1/2 के बराबर। और देखते ही आप बोल सकते हो क्योंकि जो टी है वो किसके बराबर है, ए माइनस बी के बराबर है, ए भी इंटीजर बी भी इंटीजर, इस बात की गारंटी है दोनों का जो डिफरेंस होगा वो भी इंटीजर होना चाहिए। तो टी की वैल्यू 1/2 नहीं हो सकती, लेकिन -2 हो सकती है। ए माइनस बी मेरा क्या हो सकता है, -2 हो सकता है। और ए और बी मेरे है क्या, जब मैंने दो सेटों का क्या किया होगा, क्रॉस प्रोडक्ट किया होगा। तो देख लेते हैं कि कौन कौन से केसेस होंगे जहां पे मेरा ए माइनस बी जो होगा वो -2 के बराबर होगा। यानी ए को मेरे को कुछ छोटा लेना पड़ेगा और बी को मेरे को कुछ बड़ा लेना पड़ेगा। अच्छा, इस वाले एलिमेंट में गौर फरमाइए एक बार, इस वाले एलिमेंट में एक बार गौर फरमाइए। अगर मैं ए वाला जो पहला एलिमेंट है और बी वाला दूसरा एलिमेंट है, तो 1 में से अगर मैं 3 को माइनस करता हूं तो -2 बचता है। तो ये मेरे को एक सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहां से मैंने कंक्लूजन निकाला प्यारे बच्चों, वो सारे केसेस लिख लेता हूं मैं आपके सामने जो ए माइनस बी -2 के बराबर आने वाले हैं। तो या तो मैं 1,3 ले लूं या फिर मैं 2,4 ले लूं। देख लो सबकी जो डिफरेंस है वो -2 ही आ रहा है। या फिर मैं 3, क्या ले लूं 5 ले लूं, या फिर मैं 4, क्या ले लूं 6 ले लूं, या फिर मैं क्या ले लूं 5,6 ले लूं, या फिर मैं क्या ले लूं 6,7 ले लूं, या फिर 7,9 ले लूं, या फिर मैं 8,10 ले लूं। ये सारे केसेस ऐसे होने वाले प्यारे बच्चों जिसमें आपका ए माइनस बी, देख लो ए में से बी माइनस करो -2, ए में से बी माइनस करो -2, 3 में से 5 गया -2, 4 में से 6 गया -2, हर अच्छा 5 के साथ 7 आएगा, सॉरी 5 के साथ 7 आएगा, 6 7 यहाँ पे 8 आएगा, यहाँ पे 9 10, 5 में से 7 घटाओ -2, 6 में से 8 घटाओ -2, 7 में से 9 -2, सब किसी को भी ले लो -2 ही आ रहा है। तो कितने केसेस आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 केसेस मेरे को और मिल गए जब मेरे बी की वैल्यू क्या थी 2 थी, टी की वैल्यू -2 आई और टी क्या था, ए माइनस बी था, तो -2। यहाँ से मेरे को याद रखना है कितने केसेस आ रहे हैं, सबको ऐड करने पड़ेंगे, टोटल कितने केसेस है जो रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो 8 केसेस ये हो गए। अब बी की वैल्यू और क्या हो सकती है, ऐसा भी तो हो सकता है कि बी की वैल्यू 3 हो। अब देखो वो क्वेश्चन आपको ज्यादा दौड़ाएगा नहीं, बस यहीं तक दौड़ाना था। जब आप बी = 3 की वैल्यू निकालोगे ना तो 2t² प्लस 3t माइनस 3 = 0, टी की वैल्यू निकालते हैं -b प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac। तो आपकी स्पीड होनी चाहिए तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे। तो मैंने देखा 3 2 जा 6 6 4 जा 24 और 9 कितना हो जाएगा आपका 33 हो जाएगा। तो रूट के अंदर 33 आ गया। तो क्या फील आ रही है आपको, टी जो गारंटी है कि इरेशनल ही होगा, टी इरेशनल होगा, मेरे को टी इंटीजर चाहिए था तो देखते ही काट दो, यानी b = 3 में रख नहीं सकता। फिर मैंने b = 4 रख के देखा तो 2t² क्वेश्चन लेंथी इसलिए क्योंकि इसमें बहुत बढ़िया बढ़िया कंसेप्ट यूज हो रहे हैं। आप इसे एक बार फिर से सॉल्व करिए, आपको ज्यादा मजा आएगा, ठीक है। तो लेकिन आपको समझ जरूर आ गया होगा। टी की वैल्यू क्या आ गई -b प्लस माइनस अंडर रूट, देखा मैंने b² - 4ac करके, तो देखा मैंने क्या आया इसका वैल्यू, वो वजह 16 to 32 32 और 9 √41। तो ये फिर से क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, आपका इरेशनल आ जाएगा। तो टी मेरे को तो इंटीजर चाहिए था क्योंकि टी था a माइनस बी के बराबर। तो मेरे को फील आया कि मेरे कितने केसेस आए वो सब देख लेता हूँ। याद होगा प्यारे बच्चों जो b की वैल्यू 0 आई थी, क्योंकि भाई ये आपका b के बराबर आना चाहिए था, b से बिलोंग करना चाहिए था। तो b की वैल्यू जब 0 थी तो मेरे 10 केसेस आ गए थे यहाँ पे। जब ये याद है आपको टी की दो वैल्यू आई थी, 0 1 -3/2, इसे तो मैंने रिजेक्ट कर दिया क्योंकि जो मेरा टी है वो इंटीजर होना चाहिए था, ये तो फ्रैक्शनल है वो भी नेगेटिव वाला। तो 10 केसेस मेरे यहाँ पे आए थे। उसके बाद मेरे 8 केसेस ये आए थे, जब आपको याद होगा a माइनस बी इक्वल टू -2 आया था। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 केसेस ये आए थे। तो इफ एनीवन आस्क्ड टू मी व्हाट विल बी द टोटल नंबर ऑफ केसेस, देन यू कैन इजीली रिप्लाई टू हिम वेरी कॉन्फिडेंटली कि 8 + 10 इज नथिंग बट 18 विल बी द नंबर ऑफ केसेस व्हिच आर गोइंग टू फॉर्म इन दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ से 18 केसेस मेरे यहाँ पे आने वाले हैं। फील आया कि नहीं आया, सिंपल क्वेश्चन था लेकिन थोड़ा लेंथी इसलिए था, लेकिन ये आपको करना है, इस तरीके के क्वेश्चन आपको पेपर में करने हैं। चलो आगे मूव करते हैं, आगे और समझते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। तो आगे मैंने मूव किया, क्वेश्चन समझा, एक बार क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन मैंने देखा प्यारे बच्चों, बोला है कि एक रिलेशन है आपके पास, और रिलेशन किस तरीके से आपके पास वो भी बता देते हैं हम आपको। रिलेशन है आपके पास कि ए और बी के बीच में रिलेशन बनेगा और इस तरीके से बनेगा कि 3a - 3b प्लस √7 जो है वो आपका इरेशनल नंबर होना चाहिए। तो बताओ आर रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्री का ट्रांसटिव है। तो देखते ही बोल दो, पहले तो रिफ्लेक्सिव के लिए चेक कर लेते हैं कि रिफ्लेक्सिव के लिए क्या कंडीशन होगी। तो रिफ्लेक्सिव के लिए प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए ए जो है आपका वो क्या बिलोंग करना चाहिए, आपका रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए। तो आपने देखा a, तो यहाँ रखा, देखा आपने a और a रख लिया आपने, ठीक है, p की जगह a रख लिया काइंड ऑफ। तो आपने देखा ये तो कैंसल आउट हो गया, सिर्फ √7 बचा। हाँ √7 तो इरेशनल नंबर होता है, तो आप देखते बोल दोगे कि ये नंबर रिफ्लेक्सिव होगा। क्या कहा मैंने, ये नंबर आपके सामने क्या हो जाएगा, सिंपली रिफ्लेक्सिव होगा। कोई बड़ी बात नहीं है, ये नंबर जैसे ही आपने कहा रिफ्लेक्सिव होगा, तो उसके बाद आपने क्या दिमाग लगाया कि जब ये नंबर रिफ्लेक्सिव होगा तो अब इसके लिए किसके लिए चेक कर लेंगे, सिर्फ फॉर सिमेट्रिक के लिए चेक कर लेंगे कि देखते हैं ये नंबर आपका सिमेट्रिक होगा कि नहीं होगा। सिमेट्रिक की कंडीशन बता देता हूं कि अगर a, b आपका रिलेशन से बिलोंग करता है और साथ ही साथ b, a, b अगर आपका किससे बिलोंग कर जाए, रिलेशन से बिलोंग कर जाए, तो देखते ही बोल दो वो चीज आपकी क्या हो जाएगी, सिंपली सिमेट्रिक हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पे क्या देखा कि मैंने मान लिया कि जो आपका क्या है a, b है, अगर वो आपका इससे बिलोंग करता है तो 3a - 3b प्लस √7 क्या हो जाएगा आपके पास, एक इरेशनल नंबर हो जाएगा।
ठीक है। और अगर मैं मानता हूं थोड़ी देर के लिए कि बी कॉमा ए जो है वो इससे बिलोंग कर गया, अगर मैं मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए कि काइंड ऑफ ये जो आपका बी कॉमा ए है वो भी इससे बिलोंग कर गया, मान सकते हैं ना, कोई बड़ी बात तो नहीं है, ठीक है। लेट कर लेते हैं कि लेट कर गया, तो फिर कैसा हो जाएगा वो, तो फिर 3b माइनस 3a प्लस जो √7 हो जाएगा वो भी आपके पास कैसा नंबर हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब इसे मैं यूं लिख सकता हूँ कि अगर मैं माइनस कॉमन लूं तो 3a माइनस 3b प्लस क्या आ जाएगा आपके साथ, √7, ये आ जाएगा आपके पास प्लस √7 इज इक्वल टू इरेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों यहाँ पे कि मैं क्या मान लेता हूं कि ये जो, अब देखो 3a माइनस 3b प्लस √7 जो है वो आपके पास एक इरेशनल नंबर है, वो आपके पास एक इरेशनल नंबर है। तो 3a माइनस 3b की मैं कुछ भी वैल्यू रख सकता हूं, बस इस तरीके से रखनी पड़ेगी कि वो इरेशनल हो जाए। मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं कि इसकी वैल्यू √7 है। अच्छा, √7 अगर इसकी वैल्यू होगी तो √7 प्लस √7 इज 2√7, वो फिर भी रेशनल रहेगा क्योंकि 3a माइनस 3b तो मैं कुछ भी रख सकता हूँ ना, ए और बी तो आपके रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। तो मैंने मान लिया थोड़ी देर के लिए कि लेट 3a माइनस 3b जो होगा वो √7 के बराबर होगा। जब आपने जैसी 3a माइनस 3b √7 के बराबर रखा तो आपने कहा √7 प्लस √7 2√7, और हाँ वो इरेशनल नंबर होता है। लेकिन मैंने जब ये √7 की वैल्यू यहाँ पे रखी प्यारे बच्चों, तो ये कैसा बन गया, -√7 प्लस √7, और काटा तो ये बन गया 0, और 0 तो इरेशनल नंबर होता ही नहीं, यानी जो मैंने माना वो गलत है। और जब मैंने जो माना वो गलत है तो देखते बोलते सिमेट्रिक तो होगा नहीं, कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा यार, ये तो ऐसे ही खराब हो गया, तो बोल दो कि सिमेट्रिक ये क्वेश्चन नहीं होगा। तो इक्विवेलेंस की बात अगर ये करता है तो इक्विवेलेंस की बात बिल्कुल गलत है। अगर ये बोलता है कि ये क्वेश्चन रिफ्लेक्सिव है तो बिल्कुल सही है। अगर ये बोलता है सिमेट्रिक है तो भाई सिमेट्रिक तो नहीं आया मेरा, ये सिमेट्रिक नहीं आया मेरा, ठीक है। अब इन दोनों में लड़ाई हो जाएगी, ये बोल रहा है कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांसिटिव, सॉरी बट सिमेट्रिक बट नॉट सिमेट्रिक, हाँ ये थोड़ा बहुत सही हो सकता है, लेकिन ये बोल रहा है दोनों सिमेट्रिक नहीं होगा, ठीक है। अल्टीमेटली वी हैव टू चेक फॉर द ट्रांसिटिविटी आल्सो। अच्छा, फॉर ट्रांसिटिविटी व्हाट विल वी हैव टू डू, फॉर ट्रांसिटिविटी, ठीक है, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांसिटिव, सॉरी ट्रांसिटिव के लिए हम क्या चेक करेंगे प्यारे बच्चों, ट्रांसिटिव की कंडीशन क्या होती है पहले तो, कि इफ ए कॉमा बी अगर मेरा रिलेशन से बिलोंग करता है, कॉमा बी कॉमा सी भी अगर मेरा रिलेशन से बिलोंग करता है, और इनके साथ साथ अगर ए कॉमा सी भी मेरा रिलेशन से बिलोंग कर जाए, तो बोल दो वो जो रिलेशन है वो आपका ट्रांजिटिव होने वाला है, वो रिलेशन आपका सिंपली ट्रांजिटिव होने वाला है, ठीक है। वो रिलेशन आपका सिंपली क्या होने वाला है, ट्रांजिटिव होने वाला है। तो आप क्या बोलोगे प्यारे बच्चों यहाँ पे, वो रिफ्लेक्स जब वो ट्रांजिटिव होने वाला है तो आप क्या बोलोगे कि मैं क्या कर लेता हूँ, देखो तो अब जब ये रिलेशन से बिलोंग करेगा तो 3a माइनस 3b प्लस √7 जो होगा आपका वो क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है, ओके। और 3b माइनस 3c जो हो जाएगा प्यारे बच्चों वो भी कैसा हो जाएगा आपका, सिंपली इरेशनल नंबर हो जाएगा, क्योंकि भाई ये बिलोंग कर रहे हैं ना। अगर अगर ऐसा होता है तो फिर आप देख लेते हैं ए कॉमा सी बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा, दोनों को ऐड कर लो, दोनों को क्या कर लो, एडिंग कर लो। एडिंग करने में आपको फील आ गया ये दोनों कैंसल आउट हो गए, तो यहां से क्या आ गया 3a माइनस 3c प्लस √7 जो होगा। अब मैं इस पे सस्पेंस है कि ये रैशनल होगा या इरेशनल होगा, ये रैशनल होगा या इरेशनल होगा, देख लेते हैं ये रैशनल होगा या इरेशनल होगा। तो मैं कुछ ए और बी की तो वैल्यू अपनी तरफ से मान सकता हूँ, बस इस तरीके से माननी पड़ेगी कि ये चीज मेरी क्या होगी, इरेशनल होगी। तो मैं क्या मान लेता हूँ यहाँ पे, आपको खुद दिमाग लगाना पड़ेगा। मैं थोड़ी देर में मान लेता हूँ कि लेट ए इज इक्वल टू 7/√3। क्यों मान रहा हूँ मैं ए की वैल्यू, मैं थोड़ा कुछ ऐसा करता हूँ कि देखता हूँ ये कुछ कट रहा है या नहीं कट रहा है, ठीक है। काट में क्यों रहा हूँ, ताकि मैं 0 ला दूं और इसे गलत प्रूफ कर दूं। तो मैं ए की वैल्यू √7/3 मान लेता हूँ और बी की वैल्यू में थोड़ी देर के लिए 1 मान लेता हूँ, ठीक है। तो जब मैंने इसमें रखा तो देखा मैंने कि ये रैशनल है कि नहीं है, तो आपने कहा कि सर ये बिल्कुल सही बात है, ये एकदम इरेशनल है, क्योंकि ये कुछ ऐसा बनेगा 2√7 - 3, ऑब्वियसली दिस इज इरेशनल। तो ये इरेशनल तो है, यहां से तो मेरे को ये पता लगा ये इरेशनल है। तो 3a - 3c की वैल्यू अगर मैं बताऊं आपको तो कैसी हो जाएगी, 3 इंटू √7/3 माइनस सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू मुझे अभी पता नहीं, सी की वैल्यू भी मान लेते हैं। सी की वैल्यू अगर मैं मान लू, सी की क्या मानू मैं, चलो सी की मैं मान लेता हूँ आपके सामने, सी की वैल्यू मान लेते हैं 2√7/3। अब मैं बताता हूँ 2√7/3 क्यों मानी मैंने, तो मैं मान लेता हूँ 2√7/3। अच्छा, अगर मैं इन्हें देखता हूँ यहाँ पे तो इससे ये कैंसिल आउट हो गया, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, √7 प्लस √7 आ गया 2√7 और माइनस 2√7, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, 0 आ गया। तो ये इरेशनल नहीं है, ये रैशनल है। ये क्या है आपका, रैशनल है। तो अब देखो, अब जब मैंने सी की वैल्यू 2√7/3 मानी थी ना, यहाँ पे देखते हैं ये वाली कंडीशन इरेशनल है कि नहीं है। पहले तो 3 इंटू बी 1 था, माइनस 3 इंटू सी मैंने जो माना है 2√7/3
3 माना है और प्लस ये √7 हो जाएगा, तो इससे कैंसल आउट हो जाएगा, 3 माइनस √7 बचेगा, तो ये इरेशनल है। यानी ए कॉमा बी भी रिलेशन से बिलोंग करेगा, क्योंकि वो भी ए और बी की जो मैंने वैल्यू रखी है वो रिलेशन से बिलोंग कर रही है, यानी वो इरेशनल बना दे रही है उसे काइंड ऑफ। ए कॉमा बी भी रिलेशन से बिलोंग करेगा, बी कॉमा सी भी आपका रिलेशन से बिलोंग करेगा, लेकिन ए कॉमा सी आपका रिलेशन से बिलोंग नहीं कर रहा है, यानी क्योंकि वो रैशनल नंबर आ गया गलती से। तो मैं क्या बोल दूंगा, ये जो है मेरा वो ट्रांजिटिव भी नहीं होगा, क्या बोल दूंगा, वो ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। तो लेट्स सी वेदर विच ऑप्शन विल बी द करेक्ट, वेदर विच ऑप्शन इज, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा, तो रिफ्लेक्सिव तो हो रहा था, सिमेट्रिक नहीं हो रहा था, और ना ही ट्रांजिटिव, तो ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप आपको समझ आया होगा। स्टिल इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ अ डाउट, मैंने आपको 2-3 क्वेश्चन और करा दिए रिफ्लेक्सिविटी ट्रांजिटिविटी वाले, तो आपको ये चीजें समझ आ रही होंगी, ठीक है। चलिए आगे मूव करते हैं, आगे समझते हैं फिर से रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव का क्वेश्चन है। इसमें मैंने सारे क्वेश्चन ट्राई किए कवर करने के, जितने भी क्वेश्चन आए थे। तो पहले बोला है एक सेट एस दिया है, इस तरीके से डिफाइन किया है, बोला है दूसरा एक टी सेट दिया है, वो इस तरीके से डिफाइन किया है, बताओ ये सिमेट्रिक के ट्रांजिटिव होंगे नहीं होंगे। रिफ्लेक्सिव की इसने बात ही नहीं की, सिर्फ सिमेट्रिक और काइंड ऑफ ट्रांजिटिविटी की बात की है। तो मैंने टी सेट को देखा, ठीक है, टी सेट मुझे थोड़ा आसान सा लग रहा है, ये थोड़ा इनइक्वालिटी वाला लग रहा है, पहले टी सेट को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। फॉर टी सेट, फॉर सेट टी देख लेते हैं रिफ्लेक्सिव है या ट्रांसिटिव है या नहीं है। तो रिफ्लेक्सिविटी चेक करने की जरूरत है नहीं, सच बात बताऊं तो, क्योंकि कहीं पूछा ही नहीं है ट्रांसिटिव के, उसी के बारे में पूछा सिमेट्रिक के बारे में। तो सिमेट्रिक के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है, सिमेट्रिक के बारे में। तो मैंने देखा सिमेट्रिक की कंडीशन एक ही होती है कि अगर ए कॉमा बी अगर आपका सिंपल बात है रिलेशन से बिलोंग कर जाए, दिस इंप्लाइज बी कॉमा ए भी अगर रिलेशन से बिलोंग कर जाए, तो देख के बोल दो वो सिमेट्रिक हो, ठीक है। बी कॉमा ए भी आपका रिलेशन से बिलोंग कर जाए तो देख के बोल दो वो सिमेट्रिक होने वाला है। तो अब आपको फील आ रही होगी यार, अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसी इंटीजर से बिलोंग करता है, और मैं बोल रहा हूँ बी कॉमा ए, अगर मैं ए को बी से रिप्लेस कर लेता हूँ, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर करेगा किसी से बिलोंग की नहीं करेगा। तो मैं इसे यूं लिख सकता हूँ कि अगर मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। अब जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसी इंटीजर से बिलोंग कर रहा था, तो नेगेटिव ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी इंटीजर से बिलोंग करेगा, ऑब्वियस सी बात है, भले वो कोई दूसरा इंटीजर हो, लेकिन वो करेगा। जैसे अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर 5 हो रहा था, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 5 हो जाएगा, लेकिन वो इंटीजर से तो बिलोंग करेगा। यानी कहना है श्योरली से दैट ये चीज सिमेट्रिक तो होने वाली है, ये चीज आपकी सिमेट्रिक तो होने वाली है, ऑब्वियस सी बात है कि दिस थिंग विल बी गोइंग टू बी सिमेट्रिक। अभी सिमेट्रिक तो होगी, लेट्स चेक द ट्रांजिटिविटी आल्सो। अब देखिए ये सिमेट्रिक होगा ये, ठीक है। अब फॉर ट्रांजिटिविटी के लिए क्या केसेस हो सकते हैं इसके, ट्रांजिटिविटी की अगर मैं बात करता हूँ, फॉर ट्रांजिटिविटी कंडीशन क्या होती है कि ए कॉमा बी अगर आपका रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, साथ ही साथ बी कॉमा सी भी रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, और इसके साथ साथ क्या हो जा रहा है ए कॉमा सी भी अगर आपका रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, तो वो ट्रांजिटिव भी होगा। तो ए कॉमा बी अगर बिलोंग करेगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होगा वो इंटीजर से बिलोंग करेगा, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर भी जो होगा वो इंटीजर से बिलोंग करेगा। अब देख लेते हैं, लेट मान लेते हैं कि ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, अच्छा अगर मैं दोनों को ऐड कर लेता हूँ, लेट अस सपोज दैट इफ आई विल ऐड दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन, तो दोनों को ऐड करने में क्या फील आया कि जो ए स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ए स्क्वायर माइनस जो सी स्क्वायर हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा आपका, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा सिंपली, वो भी जेड से बिलोंग करेगा, यहाँ पे देख लो ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर भी जेड से बिलोंग करेगा। तो कैन आई से दैट कि ये जो होगा वो ट्रांजिटिव भी होगा, क्या हो जाएगा ये सिंपली ट्रांजिटिव भी होगा, क्योंकि ए कॉमा सी भी आपका रिलेशन से बिलोंग करेगा ही, ऑब्वियसली बात है, ठीक है। तो ये ट्रांजिटिव भी तो होगा। तो जो टी के बारे में मुझे पता लगा सिमेट्रिक भी होगा ट्रांजिटिव भी होगा, लेकिन एस के बारे में पूछा इन्होंने, तो फिर उसके बाद ऑप्शन चेक करेंगे। तो फॉर एस चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो एस तो मैं यहीं पे चेक करवा दूंगा आपको, देखो कैसे करेंगे। फॉर सिमेट्री के लिए चेक कर लेते हैं, अगर मैं सिमेट्री की बात करता हूँ सिमेट्रिक होगा कि नहीं होगा, तो मैंने देखा कि यार अगर ए कॉमा बी रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, बी कॉमा ए भी रिलेशन से बिलोंग कर जाए तो होगा। तो मैंने क्या कहा कि ए टू प्लस ए कॉमा बी जो है वो 0 से बड़ा है, तो ए अपॉन बी जो होगा वो -2 से बड़ा होगा। अच्छा अगर ऐसा है तो इसे मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, बी कॉमा ए भी -2 से बड़ा होगा। यार आपने रेसिप्रोकल किया और इनइक्वालिटी को ऐसे रहने दिया, ये रूल है कि नहीं है, गलत रूल है ना। जब आप रेसिप्रोकल करते हो तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन ऐसा तो मैं कर ही नहीं सकता। यानी अगर ए कॉमा बी मेरा रिलेशन में आ रहा है तो इस बात की गारंटी है कि बी कॉमा दिस डज नॉट इंप्लाइज कि बी कॉमा ए भी मेरा रिलेशन में आ जाए, क्योंकि भाई जब ए कॉमा बी आपका -2 से बड़ा है तो बी कॉमा ए जरूरी नहीं है कि -2 से बड़ा हो, ठीक है, क्योंकि आपने रेसिप्रोकल किया और इनइक्वालिटी को वैसी रहने दी, जबकि इनइक्वालिटी चेंज हो जानी चाहिए, दैट मींस इट मस्ट बी लेस देन इक्वल टू -2। तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा, ऐसा वाला सिमेट्रिक नहीं होगा। तो कोई ऐसा ऑप्शन है जिसमें ऐसा बोला है कि आपका सिमेट्रिक नहीं होगा, तो इसमें टी इज सिमेट्रिक बट एस इज नॉट, ओके दिस वन इज करेक्ट,
टी सिमेट्रिक आ गया था ना हमारा, याद है आपको, टी वाला जो सेट है वो सिमेट्रिक आ गया था, लेकिन एस वाला नहीं आया था, तो दिस ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। आई होप आपको सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिविटी, ट्रांसिटिविटी की थोड़ा बहुत फील आ रही होगी। स्टिल इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ अ डाउट तो मैं इसमें एक सेपरेट वीडियो भी आपके साथ बना दूंगा। चलिए, तो ये वो क्वेश्चन है आपके लिए जो आपको करना है, ट्राई टू कमेंट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन जल्दी से। ये जो भी क्वेश्चन है आपके लिए, मैंने आपके लिए रख लिया है, इस क्वेश्चन को आप एक बार खुद ट्राई करो, जितने ही मैंने आपको कंसेप्ट बताए हैं उनके बेसिस पे देखो, ये रिफ्लेक्सिव होगा, ट्रांसटिव होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा, इन चार में इसका एक आंसर आने वाला है। ट्राई टू कमेंट दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। अगर आप इसका कमेंट आंसर सही दे देते हैं तो आप सभी के लिए एक सरप्राइज भी होने वाला है। चलिए आगे मूव करते हैं, और टेलीग्राम से हमारे साथ जुड़ जाइए, इस तरह के क्वेश्चन वहां पे आपको अपडेट सबसे जल्दी मिल जाते हैं। चलो, ये क्वेश्चन दिया आपको, क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, इस तरीके के भी क्वेश्चन बन जाते हैं, इसलिए आई हैव ट्राई टू कवर ईच एंड एवरी पॉसिबल क्वेश्चन। बोल रहा है कि द मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट दैट मस्ट बी एडेड टू दिस रिलेशन ऑन द सेट A, B, C, D so that it is an इक्विवेलेंस रिलेशन। इस तरीके से बताना है कि ये जो आपका सेट है वो क्या बन जाए, आपका इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाए। तो इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब क्या होता है, पहले तो इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब क्या होता है आपके पास, इक्विवेलेंस रिलेशन एक ऐसा रिलेशन होता है कि जिसमें आपका क्या हो जाए, पहले तो आपका रिफ्लेक्सिव भी हो जाए, सिमेट्रिक भी हो जाए, ट्रांसटिव हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, अगर यहाँ तक पहुंच गए तो सब चीजें पता लग गई होगी अभी तक। ठीक है, अब देखो, अब रिलेशन है आपके पास, पहले तो रिलेशन में क्या क्या एलिमेंट है, ए कॉमा बी भी है आपके पास, बी कॉमा सी भी है आपके पास, बी कॉमा डी भी है आपके पास। ठीक है, तो पहले तो आपको ये फील आ रहा होगा कि ए बी सी डी को अगर मेरे को रिफ्लेक्सिव बनाना है अल्टीमेटली, तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करना पड़ेगा, ए कॉमा ए को भी रखना पड़ेगा, बी कॉमा बी को भी रखना पड़ेगा, ठीक है, सी कॉमा सी को भी रखना पड़ेगा, और डी कॉमा डी को भी रखना पड़ेगा, ताकि इन ऑर्डर टू मेक दिस पर्टिकुलर रिलेशन एज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, ए कॉमा ए, बी कॉमा बी, और रेड पेन से मैं वो नहीं लिख रहा हूं जिन्हें मेरे को बाद में ऐड करना पड़ेगा, इन ऑर्डर टू मेक दिस पर्टिकुलर रिलेशन एज अ इक्विवेलेंस दैट इज नथिंग बट अ रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांसटिव। ठीक है, अब बात करते हैं सिमेट्रिसिटी की। तो सिमेट्रिक की क्या बात करूंगा मैं प्यारे बच्चों, सिमेट्रिक सेट, सिमेट्रिक की बात करता हूँ, सिमेट्रिक की काइंड ऑफ सिमेट्रिक कब बनेगा। तो सिमेट्रिक में आपको फील होना चाहिए कि भाई जब ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है, अगर बी कॉमा ए भी बिलोंग कर जाए तो देखते ही बोल दो कि वो सिमेट्रिक होगा। ठीक है, अगर बी कॉमा सी बिलोंग कर रहा है और किसी ने बोल दिया सी कॉमा बी भी बिलोंग कर जाए, तो देखते ही बोल दो वो भी आपका क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। बी कॉमा डी बिलोंग कर रहा है तो बोल दो कि डी कॉमा बी भी अगर कर जाए तो सिमेट्रिक हो, क्योंकि सिमेट्रिक की क्या कंडीशन है, ए कॉमा बी रिलेशन से बिलोंग कर रहा है और बी कॉमा ए भी कर जाए तो बोल दो देखते ही कि वो सिमेट्रिक होगा। ठीक है, बी कॉमा ए भी कर जाए तो बोल दो देखते ही वो सिमेट्रिक होने वाला है। अब आगे मूव करते हैं। ठीक है, आगे मूव करते हैं। अब देखा मैंने कि इसे ट्रांजिटिव भी बनाना है, तो ट्रांजिटिव के लिए तो मेरे को एक चीज पता होती है कि कंडीशन ए कॉमा बी, बी कॉमा सी अगर आपका है और ए कॉमा सी भी आ जाता है तो ट्रांजिटिव हो जाता है। तो मैंने देखा ए कॉमा बी मेरा है और बी किसके साथ मैप्ड है, ये किसके साथ मैप्ड है, पहले तो बी किसके साथ मैप्ड है, आपका सी के साथ मैप्ड है, तो कहीं ए कॉमा सी आ जाए तो मेरा क्या हो जाएगा, ये सिंपली ट्रांजिटिव हो जाएगा। फील आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ए कॉमा बी है, बी सी के साथ है और ए कॉमा सी भी आ जाता तो वो ट्रांजिटिव हो जाता है, बिकॉज अल्टीमेटली आई हैव टू फॉर्म दिस एज अ इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन बनाना है यहाँ पे। ठीक है, तो अब देखो आगे मूव करते हैं। अब मैंने ए कॉमा बी देखा और बी फिर से मैंने देखा डी के साथ भी है, मैंने बी फिर से देखा और देखा मैंने डी बी डी के भी साथ है, तो ए और डी भी फिर से अगर मेरे क्या आ जाए, इसके अंदर आ जाए तो मैं देखते बोल दूंगा कि भाई ये मेरा इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, और किसी के साथ बी है कि नहीं है, तो बी बी के साथ है तो ए बी के साथ तो है ही पहले से, और किसी के साथ बी है तो नहीं, ए के साथ है तो ए के साथ है ही, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो ऐसे ही आपको सारे चेक करने पड़ेंगे। ठीक है, इसमें नेगेटिव होने के ज्यादा चांसेस है, तो आपको एकदम सही करना है। अब बी का सी के साथ देखा मैंने, तो बी का जब मैंने सी के साथ देखा और सी मेरा किसके साथ है, पहले तो देखते हैं क्या बोला मैंने, सी किसके साथ है मेरा, बी के साथ है, नहीं सी किसी के साथ है, सी किसी के साथ नहीं है, सी के साथ है तो बी कॉमा सी भी आना चाहिए। तो मैंने देखा बी कॉमा सी आया है क्या, बी कॉमा सी आया है कहीं, बी कॉमा सी आया है क्या, सी कॉमा बी कॉमा सी आया है, यही बी कॉमा सी है। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर बी कॉमा सी और किसी के साथ है, बी के साथ है, बी कॉमा बी भी आ गया, नहीं है। फिर बी कॉमा डी देखा और देखा मैंने डी के साथ है, तो बी कॉमा डी भी आना चाहिए, बी कॉमा डी मेरा आया है कहीं, बी कॉमा डी आया है मेरा कहीं, यही तो है बी कॉमा डी। ठीक है, नहीं तो लाने की कोई जरूरत नहीं है, ट्रांसटिव को पहले से ही हो गया। ठीक है, ए कॉमा ए है आपका, ए इनके से कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, फिर मैंने देखा यहाँ पे बी कॉमा ए है, फिर मैंने देखा ए बी के साथ भी, तो बी कॉमा बी भी है, फिर ए कॉमा बी है, फिर इसके आगे वाला जो ए है वो सी के साथ भी है, तो यानी बी कॉमा सी भी आना चाहिए, तो वो भी है। फिर ऐसे सबके साथ चेक करना पड़ेगा, फिर ए देखा मैंने, ए के साथ बी कॉमा ए भी होना चाहिए, बी कॉमा ए ये खुद ही है, फिर ऐसा इसके साथ भी नहीं आ रहा है। फिर ये क्या है, सी कॉमा बी आ रहा है आपके साथ। ठीक है, तो सी कॉमा बी है तो बी किसके साथ होना चाहिए, देखा मैंने बी सी के साथ है तो सी भी हो गया, फिर डी के साथ है तो सी कॉमा डी भी होना चाहिए,
तो देखा मैंने सी कॉमा डी मेरे को कहीं मिला नहीं अभी तक, देखा आपने सी कॉमा डी कहीं दिखा, नहीं दिखा, तो आप क्या बोलोगे कि सी कॉमा डी भी आपका होना चाहिए, तो सी कॉमा डी को भी ऐड कर लिया। ऐसे ही आपको सारे एलिमेंट ढूंढने हैं। फिर देखा सी बी के साथ है, बी बी के साथ है, तो सी बी भी होना चाहिए, तो है भाई, अच्छी बात है। अब आगे मूव किया तो डी बी के साथ है, और बी किसके साथ है आपका, सी के साथ है, तो डी सी के साथ भी होना चाहिए। तो डी सी के साथ है क्या कहीं, डी सी के साथ है क्या कहीं, डी सी के साथ नहीं है, तो भाई बिल्कुल बात है, डी किसके साथ है आपका, सी के साथ भी आपका हो जाएगा। इस तरीके से आपको सारे चेक करने पड़ेंगे, ठीक है। ठीक है, थोड़ा डाउट लग सकता है इस चीज में, लेकिन आपको इसी तरीके से इन क्वेश्चन को करना है, और एक को भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है, ठीक है। अब यहाँ से मुझे फील आया कि भाई जब ये जो नए एलिमेंट आए थे, आपको याद होगा कि ए कॉमा ए जो भी है, ये यहाँ से जो नए एलिमेंट है बी कॉमा ए, तो ए कॉमा बी भी होना ही चाहिए, ए कॉमा बी है, सी कॉमा बी है तो बी कॉमा सी भी होना चाहिए, है, डी कॉमा बी है तो बी कॉमा डी भी होना ही चाहिए, बिल्कुल है, ए कॉमा सी है तो सी कॉमा ए भी होना ही चाहिए, सी कॉमा ए होना ही चाहिए, ए कॉमा सी है तो सी कॉमा ए भी होना चाहिए, तो इज देयर एनी सी कॉमा ए, नहीं है, तो सी कॉमा ए को भी ऐड करो, ठीक है। ए कॉमा डी है अगर आपके पास, तो डी कॉमा ए भी होना ही चाहिए, तो देखा मैंने डी कॉमा ए, डी कॉमा ए, देखा मैंने डी कॉमा ए, मेरे को दिखा नहीं कहीं, पहले वाले में डी दिखा है क्या, नहीं दिखा, नहीं दिखा, तो डी कॉमा ए भी आपके साथ यहाँ पे हो गया, ठीक है। फिर सी कॉमा डी दिखा, तो डी कॉमा सी होना चाहिए, आपने ऐड कर दिया, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो मेरे को फील आ रहा है इसमें मेरे को 30 नंबर ऑफ एलिमेंट्स को और ऐड करना पड़ेगा। एक बार आप इस क्वेश्चन इसको आंसर चेक करिए, एक बार ट्राई टू चेक दिस आंसर वेदर इट इज करेक्ट और नॉट। आपको अगर लगता है कि और भी आपके कोई रिमेनिंग है इसमें, तो आप उन्हें ऐड करिए और कमेंट में इसको सही करिए, ठीक है। तो मेरे हिसाब से 13 होना चाहिए, अगर कोई बाय मिस्टेक छूट जाता है तो आपको नहीं करना, बट मेन थिंग है आपको लॉजिक क्लियर होना चाहिए कि कैसे ढूंढना है, इक्विवेलेंस होगा या नहीं होगा, ठीक है। चलिए फिर से सिंपल सा क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपके लिए बोला है कि लेट आर बी ए रिलेशन, एक रिलेशन है आपके पास और किस तरीके से नेचुरल नंबर पे डिफाइंड है, और ए और बी किस तरीके से आपका रिलेशन में आ रहे हैं कि जब 2a प्लस काइंड ऑफ 3b जो है वो आपका 5 का मल्टीपल आ जा रहा है, 5 टाइम लेमडा आ जा रहा है, तब वो आपके रिलेशन में आ जा रहा है, बस ऐसा कुछ बोला है। और ए और बी जो है आपका वो नेचुरल नंबर से बिलोंग है, तो आर का वैल्यू बताओ क्या होगा, आर का वैल्यू जस्ट आपको बताना है कि आर का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो देखा मैंने कि 2a प्लस 3b आ गया आपका, 2a प्लस 3b आ गया 5 लेमडा के बराबर, ठीक है। तो अब चेक कर लेते हैं कि काइंड ऑफ अगर अब रिफ्लेक्सिविटी चेक कर लेते हैं, फॉर रिफ्लेक्सिबिलिटी आपको अभी तक क्लियर हो ही गया होगा, ठीक है। फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, ए कॉमा बी है अगर आपका वो रिलेशन से बिलोंग कर जाए, दिस इंप्लाइज बी कॉमा ए भी अगर आपका रिलेशन से बिलोंग कर जाए, तो वो नहीं 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 नहीं, अगर ए कॉमा ए अगर आपका रिलेशन से बिलोंग कर जाए तो आप बोल दो वो रिफ्लेक्सिव है, सॉरी फॉर दैट। तो मैंने देखा कि यार 2a प्लस 3a जो होगा ऑब्वियस सी बात है 5a है, तो 5 का तो मल्टीपल होगा ही, तो ये रिफ्लेक्सिव तो पक्का होगा, कोई रोक ही नहीं सकता इसे रिफ्लेक्सिव होने से। फिर मैंने सिमेट्रिक की बात की, तो सिमेट्रिक के लिए मैंने क्या समझा कि अगर ए कॉमा बी से बिलोंग कर रहे हैं, बी कॉमा ए भी बिलोंग कर जाए तो मजा आ जाएगा। तो मैंने क्या बोला कि देखो लेट नहीं, पहले ए कॉमा बी तो करना ही चाहिए, तो 2a प्लस 3b क्या हो जाएगा मेरा 5 लेमडा का मल्टीपल हो जाएगा। अब मैं मान लेता हूँ कि लेट क्या मान लेता हूँ मैं कि जो मेरा 3a नहीं, जो मेरा 2b, ए कॉमा बी है, बी कॉमा ए भी होना चाहिए ना, तो 2b प्लस 3a जो है वो मेरा 5 लेमडा 1 के बराबर है, मैं मान लेता हूँ। तो देखते हैं सही आ रहा है कि गलत आ रहा है। तो मैंने यहाँ से क्या देखा कि काइंड ऑफ ये अगर मैं दोनों इक्वेशनों को ऐड नहीं करूंगा, अगर मैं इसकी वैल्यू बताऊं आपको 2b प्लस 3a, ठीक है, 2b प्लस 3a जो होगा मेरा वो उसका जो वैल्यू होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, नहीं एक मिनट, जो मेरा काइंड ऑफ यहाँ से जो दिख रहा है आपको, आपको फील आ रहा होगा थोड़ा बहुत कि जो मेरा 2a प्लस 3b हो जाएगा, जो मेरा 2a प्लस 3b हो जाएगा उसका अगर मैं वैल्यू आपको बताऊं, ठीक है, लेट मी चेक। किसके लिए चेक करना है, पहले देखो रिफ्लेक्सिव यहाँ पे हो गया ये, ठीक है। सिमेट्रिक की बात करते हैं, सिमेट्रिक की अगर मैं बात करूं तो जो मेरा 2a प्लस 3b होगा, देखो 2a प्लस 3b जो होगा मेरा वो 5 लेमडा के बराबर होगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं 2b प्लस 3 लेमडा 3a की बात करूं, ठीक है, तो 2a प्लस 3b, अच्छा एक बार हम चेक भी कर सकते हैं, जैसे a की वैल्यू अगर मैं 1 रख लेता हूँ, या a की वैल्यू अगर मैं क्या रख लेता हूँ आपके सामने 1 रख लेता हूँ, ठीक है, नहीं क्या रख लेता हूँ 15 आना चाहिए, यानी कि बी की वैल्यू अगर मैं आपके सामने क्या रख लेता हूँ सिंपली 15 और 12 6 रख लेता हूँ, ठीक है। बी की वैल्यू अगर मैं 6 रख लेता हूँ और ए की वैल्यू मैं 1 रख लेता हूँ, ठीक है। ये आप चेक कर सकते हो रैंडम वेरिएबल रख के, ठीक है। बी की वैल्यू अगर मैंने 6 रखी और ए की वैल्यू मैंने 1 रखी, तो 2a प्लस जो आपका 3b हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा 2a प्लस 18 दैट इज 20, आपका 20 के बराबर हो जाएगा, ठीक है, यानी 5 का मल्टीपल आ गया। अब मैंने a कॉमा बी रख के देखा, ठीक है, तो b कॉमा a यानी कि अब a की वैल्यू मैं 6 रख लेता हूँ और b की वैल्यू मैं 1 रख लेता हूँ, तो a की वैल्यू अगर मैं 6 रखूंगा तो 6 दूनी 12 और b की वैल्यू 3 यानी 15, तो ये भी आपका क्या आ जाएगा उसका मल्टीपल आ जाएगा, ठीक है।
ए भी उसका मल्टीपल आ जाएगा। तो काइंड ऑफ ये सिमेट्रिक तो होगा, जब ए कॉमा बी आ रहा है, बी कॉमा ए भी आ रहा है, तो वो उसका सिमेट्रिक हो जाएगा। आप कोई भी वैल्यू रख के देख सकते हो, ठीक है। अब ट्रांजिटिविटी की बात करते हैं, ट्रांजिटिविटी की बात करते हैं। तो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक भी मैंने टिक मार दिया, होना चाहिए। इसका एग्जैक्ट मेथड में देखता हूँ क्या होना चाहिए। और ट्रांजिटिव जो होगा आपके पास वो क्या होगा, ए कॉमा बी, अगर जैसे मैं मान लेता हूँ कि काइंड ऑफ 2a प्लस 3b जो है मेरा, वो अगर आपका 5 लैम्डा है, काइंड ऑफ 5 लैम्डा के बराबर है, ये लैम्डा 1 के बराबर है, ठीक है, 5 का मल्टीपल है काइंड ऑफ, ठीक है। और बोल दिया कि 2b प्लस 3c जो है वो भी मेरा 5 लैम्डा 1 के बराबर है, फॉर एग्जांपल, ठीक है। और a कॉमा सी भी अगर मेरा 5 का मल्टीपल आ गया तो वो सही हो जाएगा, 5 लैम्डा 2 मान लेते हैं। अगर मैं दोनों इक्वेशनों को ऐड कर लूं फॉर एग्जांपल, तो कैसा हो जाएगा, ऐड करने के बाद ये दोनों को ऐड हो जाएंगे तो कैसा हो जाएगा, 2a प्लस 3c प्लस 5b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 लैम्डा 1 प्लस 5 लैम्डा 2। अब आपको फील आ गया होगा, 2a प्लस 3c जो होगा मेरा वो कैसा हो जाएगा, 5 को अगर मैं कॉमन लेता हूँ, लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 माइनस b के बराबर होगा। ये कोई इंटीजर होगा, यानी 5 का मल्टीपल तो होगा ही। तो जब 2a प्लस 3c मेरा 5 का मल्टीपल है, तो क्या मैं देखते ही बोल सकता हूँ कि जो 2a प्लस 3c होगा मेरा, वो 5 का क्या हो जाएगा, काइंड ऑफ मल्टीपल जब हो जाएगा तो वो रिलेशन से अपना आप ही बिलोंग कर जाएगा, तो ये ट्रांजिटिव होगा। तो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ, इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। आई होप आपको चीजें समझ आई होगी। स्टिल इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ अ डाउट, यू कैन आस्क टू मी। चलिए, आज का लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए। लास्ट क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, इसे एक बार आप खुद ट्राई करिए, यकीन मानिए बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। बोला है कि एक रिलेशन आपके पास आर है, जो आपको बोल रहा है कि उसका जो जीसीडी है, वो जिसका जो जीसीडी है वो क्या है आपका, सिंपली 1 के बराबर है। जीसीडी क्या है उसका, 1 के बराबर है। जीसीडी मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइसर, ये काइंड ऑफ एचसीएफ जिसे हम शुद्ध भाषा में बोलते हैं, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी बोल सकते हैं, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की अगर डेफिनेशन बोलो तो वही है जो जीसीडी की, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर उन दोनों से छोटा ऐसा नंबर जो दोनों को काइंड ऑफ डिवाइड कर दे, यही होती है, ठीक है। और बोला है कि ए और बी जो है आपके 2 ए जो है आपका, वो कभी भी जब मैं ए वाले का दुगना करूं तो वो बी के बराबर नहीं आना चाहिए, और ए और बी मेरे इंटीजर है। तो पहले मैंने देखा यार, अगर मैं ए कोई भी दो नंबर उठा लेता हूं जो मेरे जेड से बिलोंग करते हैं, फॉर रिफ्लेक्सिबिलिटी के लिए, फॉर रिफ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। इतने क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं, तो आपको रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्री सब क्लियर हो ही रहा होगा, ठीक है। अगर मैं दो नंबर कोई भी उठा लेता हूँ, काइंड ऑफ दोनों बराबर अगर होंगे, तो इस बात की गारंटी कि इन जनरल जो उन दोनों का जीसीडी होगा वो तो किसके बराबर होगा, उन्हीं नंबरों के बराबर। जैसे मैं 5 उठा लिया दोनों, तो 5 और 5 का जो जीसीडी होगा वो क्या होगा, 5 ही तो होगा, एक तो होगा नहीं। तो रिफ्लेक्सिव तो ये होगा नहीं, देखते बोल दो, रिफ्लेक्सिव नंबर होगा ही नहीं, ठीक है। फॉर सिमेट्रिक की बात कर लेते हैं। सिमेट्रिक की अगर मैं बात करूं, तो सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए, पहले तो कि अगर आपका ए कॉमा बी जो है वो आपका जेड से अगर बिलोंग कर रहा है, और साथ ही साथ अगर बी कॉमा ए जो है वो भी अगर आपका जेड से बिलोंग कर जाए, तो आपको क्या बोलना है, आपको क्या बोलना है कि वो क्या हो जाएगा आपका, सिंपली सिमेट्रिक हो जाएगा, वो सिंपली सिमेट्रिक हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने कोई नंबर ले लेता हूँ, मैंने क्या मान लिया कि मैंने थोड़ी देर के लिए ए का वैल्यू 2 मान लिया और बी का वैल्यू वैल्यू 1 मान लिया, और नंबर मैंने इस तरीके से माना कि अगर मैं ए का दुगना करता हूँ यानी 4, वो मेरा बी के बराबर नहीं होना चाहिए। तो देखो बराबर भी नहीं है, तो एक कंडीशन सेटिस्फाई। दूसरी, दोनों का जीसीडी क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। दोनों का जीसीडी भी क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो 2 और 1 का जीसीडी कितना होता है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1 होता है, ठीक है। तो मैंने ए का वैल्यू लिया 2 और बी का वैल्यू लिया 1, ठीक है। अच्छा, अगर ए को, अच्छा ये करेगा रिलेशन में सेटिस्फाई 2,1। यहां से मैं ये बोल सकता हूँ क्या कि 2,1 डेफिनेटली बिलोंग्स टू रिलेशन। दिस इंप्लाइज, अगर अब चेक कर लेते हैं कि 1,2 कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो जैसे ही मैंने 1,2 रखा, तो आपको फील आ गया होगा इसका वैल्यू ए है, इसका वैल्यू बी है। तो पहले वाले का अगर मैं दुगना करता हूं, पहले वाले का अगर मैं दुगना करता हूं वो 2 आता है, और वो फिर से 2 के बराबर आ जाता है, ये बराबर आ गया। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि अगर 2,1 मेरा रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, तो दिस डज नॉट इंप्लाइज कि मेरा 1,2 भी मेरा रिलेशन से बिलोंग करेगा। मतलब अगर 2,1 मेरा रिलेशन में आ रहा है, तो 1,2 मेरा रिलेशन में नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, डज नॉट इंप्लाइज, ये इसमें नहीं आ रहा है। तो बोल दूंगा सिंपली सिमेट्रिक होगा ही नहीं भाई, ऐसा हो ही नहीं रहा है, ठीक है। ऐसा हो ही नहीं रहा है कि काइंड ऑफ वो सिमेट्रिक नहीं हो रहा है, ठीक है। तो कोई ऑप्शन आ रहा है अभी तक, कोई ऑप्शन आ रहा है क्या? ट्रांसिटिव भी चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो कंडीशन आपको याद होनी चाहिए। ट्रांजिटिविटी भी चेक कर लेते हैं, ट्रांजिटिविटी चेक कर लेते हैं। फॉर ट्रांजिटिविटी, ट्रांजिटिविटी के लिए क्या चेक कर लेते हैं कि बोला है जीसीडी आपका ए कॉमा बी का 1 होना चाहिए, और 2a इज नॉट इक्वल टू आपका b होना चाहिए। दो एक दुगना b के बराबर नहीं होना चाहिए। तो मैं कोई नंबर ले लेता हूँ, ठीक है। जैसे मैं ले लेता हूँ a कॉमा b, अगर मैं नंबर ले लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल 3,7 ले लेते हैं। देखो 3,7 क्यों लिया, पहले वाले का दुगना करो, दूसरे वाले के बराबर नहीं आ रहा, दोनों का जो एचसीएफ है
या जीसीडी है वो 1 है, तो 3,7 भी मेरा रिलेशन से बिलोंग करेगा। फिर मैं फिर से नंबर ले लेता हूँ 7,9 ले लेता हूँ, तो आपको फील आ गया होगा ये भी रिलेशन से बिलोंग करेगा, क्योंकि 7 और 9 का जीसीडी 1 होता है और पहले वाले का जो दुगना होता है वो दूसरे वाले के बराबर नहीं होता है। ठीक है, तो ए कॉमा बी रिलेशन से बिलोंग कर गया और बी कॉमा सी जो है वो भी रिलेशन से बिलोंग कर गया। तो अब चेक कर लेते हैं कि ए कॉमा सी रिलेशन से बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा। तो मैंने देखा ए कॉमा सी यानी कि 3,9 जो होगा वो रिलेशन से बिलोंग नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि 3,9 का जो जीसीडी है, ये जो एचसीएफ है वो 1 नहीं है, वो कितना है? इफ आई विल कंसिडर द जीसीडी ऑफ 3,9, दिस इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू 3। उनका जीसीडी कितना है? 3 है। तो कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, यानी कि ए कॉमा बी भी मेरा रिलेशन में था, बी कॉमा सी भी मेरा रिलेशन में था, बट दिस डज नॉट इंप्लाइज कि मेरा ए कॉमा सी रिलेशन में आ गया। ए कॉमा सी मेरा रिलेशन में नहीं है, तो कैन आई श्योरली से दैट इट इज नॉट अ ट्रांजिटिव फंक्शन। ठीक है, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि नाइदर सिमेट्रिक एंड नॉट ट्रांजिटिव, कुछ भी नहीं आया, ये कुछ भी नहीं आया, तो ना ये सिमेट्रिक होगा ना ये ट्रांजिटिव होगा। आई होप आपको मैंने जितने भी आज के लेक्चर में क्वेश्चन कराए हैं, मैंने 15 क्वेश्चन कराए हैं, एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए डाला है, उसका आंसर मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दो। आपको सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। स्टिल इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ अ डाउट इन एनी ऑफ द क्वेश्चन, देन प्लीज आस्क टू मी। अगर आप वीडियो के अंत तक बने, अगर आपका कोई भी चैप्टर है जिसके आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन चाहते हो, तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। आई विल डेफिनेटली सॉल्व योर पीवाईक्यूज, जो भी मेरे को बढ़िया बढ़िया पीवाईक्यूज दिखेंगे मैं आपके लिए इस चैप्टर के लेके आ जाऊंगा। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर, अगर आप मुझे एंड तक देख रहे हो। थैंक यू।